तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सितंबर लॉ पेपर, जो सितंबर में बच्चे एग्जाम दिए हैं। इफ यू आर गेटिंग टेंस्ड, आपको अगर आंसर्स देखकर बहुत ज्यादा टेंशन होता है, डोंट वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर द नेक्स्ट कमिंग टर्म। उन लोग प्रैक्टिस करना चाहते थे आए हुए क्वेश्चंस को, इनफैक्ट उनको करना चाहिए कि किस तरह लंबे पेपर में हम लोग टाइम मैनेज करके आंसर को लिखें। दे शुड प्रैक्टिस, एंड स्पेशली दिस पर्टिकुलर टर्म इज अ वेरी स्पेशल टर्म, जहां आपके बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, न्यू क्वेश्चंस भी आए हैं। दे हैव नॉट बीन टोटली सेम टू सेम रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस टर्म, जैसे बीच में लास्ट 2-3 साल से हो रहा था। इंस्टीट्यूट हैज डिजाइन सम न्यू लॉजिकल क्वेश्चंस, जो ऑफ कोर्स पूरा हमारे किताब से, अगर आपने इंस्टीट्यूट मैथ भी पढ़ा हो या हमारे किताब को फॉलो किया हो या जो भी कोचिंग सेंटर के मैथ्स अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया है, कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स अगर आपके पास थे, तो यू विल बी श्योरली एबल टू एक्सेल। तो आइए हम मिलकर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ओके, एंड एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर भी आपको चॉइसेस रहते हैं। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1A, तो वीडियो पॉज करते रहना बीच बीच में, ताकि टाइम कम लगे इस वीडियो का और आपका काम जल्दी हो जाए। आप क्वेश्चन 1A पढ़ोगे अभी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक स्टूडेंट का पेपर मंगवाया था, तो स्टूडेंट के पेपर को यहां अटैच भी कर दे रहा हूं। एक बार आप घर पर जब हो, वीडियो पॉज करना क्वेश्चन 1 के लिए। फुल पेज, लेआउट। चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने वीडियो पॉज कर लिया था, क्वेश्चन रीड कर लिया था, या ना आप, वरना आप कर लीजिए। चलिए, आप कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आप जल्दी से शॉर्ट में सुनिए। L let out his residential house to Mr. M इतने पर मंथ के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। अरे ये तो वही क्वेश्चन है सर, जो सेम क्वेश्चन हमारे क्लास में भी कई बार हुआ है। अकॉर्डिंग टू रेंट अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय मिस्टर एल। ओके, यानी ओनर ही बेयर करेगा। बट एल कुड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अप टू 5 months। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंट नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन इफ नॉट पेड विद इन वीक्स टाइम। टू अवॉइड दिस, कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन तो एल की है, पर एम इज पेइंग द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर एल। ही पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50,000 विद पेनल्टी। सब इसने पे कर दिया एक बार। नाउ लेटर ऑन एल इज रिफ्यूजिंग टू रीइंबर्स एंड आर्ग्यूड दैट ही हैज पेड वॉलंटरली बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। हमारे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था कि आप पे कर दीजिए फिर मैं पे कर दूंगा। Now decide with reference to provisions of Indian Contract Act whether M is entitled to be reimbursed by L। पूरा बैच एक साथ बोला that this is based on section 69 quasi contract पर based है। तो स्टेप मार्किंग कैसे होता है, एक तो आप सिर्फ चीटिंग कर लेते हैं वॉशरूम में जाते वक्त, या अच्छा सेंटर अगर पड़ गया आपकी नजर में, तो आप चीटिंग करके ये आंसर पता लगा लेते हो, हाँ उसको रीइंबर्स मिल जाएगा बिकॉज ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बट हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर, 3 में मार्किंग कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको एक बार अपनी किताब दिखाना चाहूंगा, जहां पे हमने पढ़ा था, आपने सबने पढ़ा था कि ये वाला जो जोन है, दिस इज 8.5 मोस्ट प्रॉब्ली। ये कहाँ मिलेगा अपने लोग को, एकदम लास्ट पार्ट के आसपास। जस्ट अ सेकेंड, जाइएगा मत। Yes, in my book 8.5, इसमें आप कहां देखोगे, when a person has paid a sum of money which is the legal obligation of someone else, ऐसा लाइन लिखा होगा आपने, then he will be reimbursed by that other person provided the payment has been made by the person to protect his own interest। चाहे आपने पेमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए पे किया है, बट ये लैंग्वेज आना चाहिए that the given question is based on the concept of quasi contract mentioned in section 69 of Indian Contract Act। नंबर याद नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आप लिख सकते थे the given case study is based on the concept of quasi contract as enshrined in Indian Contract Act as mentioned in Indian Contract। यानी quasi contract वर्ड रेफर करोगे, ओके, इस पे हाफ मार्क्स है। उसके बाद ये जो लाइन है, A person who is paid according to Indian Contract Act, जो किसी और के लीगल ऑब्लिगेशन को पे करता है, उसको रीइंबर्समेंट करेगा वो आदमी, और ये पेमेंट अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए वो पे किया है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे मैथ में
8.5 in my main math. It is there. It was a similar question with there in the super question booklet as well as in my case study math. Is it okay? तो लैंग्वेज मैच कर लो. वी आर पेड अ सम ऑफ मनी विच अनदर हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे. ही विल बी एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स प्रोवाइडेड द पेमेंट वाज मेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट. ये वर्ड भी चाहिएगा आपको आंसर में. चलिए, तो इस क्वेश्चन का मार्किंग कैसे होगा ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है. मुझे पर्सनली लगता है हाफ मार्क्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के लिए, फिर 2 मार्क्स जो मेन आंसर है जो अभी बॉडी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लाइन पे, एंड हाफ मार्क्स फाइनल कंक्लूजन पे. This creates the view कि how 3 marks should be allocated. Okay? Next question, Roman 2. Question Roman 2 जल्दी से. और मैं अलग ढंग से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं. मैं अभी टाइम देता हूं फुल स्क्रीन करके. आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिए. क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हमने ऐड किया है. रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो. वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मतलब बहुत लोग इसको लेकर समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है यहां पे. वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले यहां पे क्या हुआ था, आपने वीडियो रीडिंग कर लिया है एंड आई एम अज्यूमिंग यू हैव रेड द क्वेश्चन. नाउ व्हाट हैपेंड हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. What happened, देखो ध्यान से. ये लोगों को लगा कि अरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कई लोग कहां से कहां चले गए. कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. हमने ऑफर 12 तारीख को आपको दिया था, ठीक है, और इस दौरान हमको दूसरा ग्राहक भी मिल गया. ऑन 13th हम उसको बेच दिए अपना सामान. ओके, ऑफर ही तो दिया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, द वर्ड इज ऑफर्ड. ये आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रही, प्रॉमिस्ड विदाउट द नॉलेज. आपको लग रहा होगा चोर है ये, बात करके कैसे मुकर गया. यही तो होता है बिजनेस. आपको ऑफर दिया है, पर अगर हमको कोई और का मिल गया. मिस्टर बी जो है जिसको मैंने ऑफर दिया था, ही कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस ऑन 14, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस वाज कम्युनिकेटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, द ऑफर वाज इनडायरेक्टली रिवोक्ड. रिवोकेशन सिर्फ बोल के नहीं होता है कि मैं आपका कैंसिल कर रहा हूं ऑफर. Revocation can be by any act which amounts to revocation. कोई ऐसा काम आपने कर दिया जिसका मतलब और इंपैक्ट है रिवोकेशन. आपसे बात की पर किसी और को बेच दिए, मतलब आपका ऑफर तो अब रिवोक है, क्योंकि अभी तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया. तो बेसिकली इसको आप 2 पार्ट से बता सकते हो. एक तो दैट इज सेक्शन 6, थोड़ा सा रिवोकेशन भी कई लोग इसको टच किए होंगे, वो भी एस्पेक्ट राइट है. 2 एंगल है बताने का. दैट हियर द ऑफर वाज रिवोक्ड before the acceptance was communicated, because a contract comes into existence when an acceptance is communicated in response to offer and all other essential elements of a valid contract are present. तो acceptance communicate होने के पहले ही मैंने ऑफर ही रिजेक्ट कर दिया, तो in this case we cannot claim damages. तो cannot claim damages बहुत लोगों का राइट भी हुआ होगा, but if you are not able to explain कि रिवोक हो गया या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ टाइम सही टाइम तक, तो इफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के पहले ही इफ द ऑफर इज इनडायरेक्टली रिवोक्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो. दिस लाइन वाज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ पीपल. अंडरस्टूड एवरीवन? सो 1.5 मार्क्स रीजन पर है, और अगर आपने वॉशरूम या एग्जाम हॉल में पूछ के सिर्फ येस नो लिखा है, उस पर हाफ मार्क्स है. तो आप अपना पूरा लॉ का पेपर का स्कोर यहां से, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कमिंग टर्म वाले लोग, जनवरी या जून 26 या सितंबर 26, 77, जो भी लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी मार्किंग इस तरीके से कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर रोमन 3. आई विल गिव यू रीडिंग टाइम. आई विल गिव यू रीडिंग नंबर. सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं. यू कैन जस्ट रेफर टू द एक्ट, बट द लीगल लैंग्वेजेस विच आई टोल्ड कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड. ओके, रोमन 3. रोमन 3 में व्हाट हैपेंड कि हमने डोनेशन देने के लिए कुछ बोल दिया था बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, और बच्चे के ऊपर फिर इतना रुपया खर्चा भी कर दिया कि अरे वहां से तो डोनेशन आएगा ही, और बाद में वो मना कर दिया. अरे वाह, देखा हुआ लग रहा है ये क्वेश्चन. हमारे किताबों में भी सेम क्वेश्चन आपको करवाया गया होगा.
The same question was done with all of you. Yes or no? Just think. ये कहाँ पढ़े थे मैं आपको बताता हूँ. ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है. इन माई बुक या whichever book you have followed, page 3.6 in my book you have seen that इसमें सिंपल सा लाइन 2 मार्क्स के लिए लिख सकते थे that donation and charitable promises on the basis of which liability has been incurred are enforceable to the extent of the liability incurred. पहले तो एक केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, एक और एक सॉरी, अब ये तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, नाम याद नहीं है केस लॉ का, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लैंग्वेज याद रखना, दे आर एनफोर्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड. तो ए कैन क्लेम 1.5 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, 2 लाख क्लेम नहीं कर पाएगा. अंडरस्टूड? तो दिस वाज सिंपल एंड इसका 1.5 विल बी फॉर द रीजन एंड हाफ मार्क्स फॉर द कंक्लूजन. क्वेश्चन बी रोमन 1. कमल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक ओपीसी, ये आपने क्वेश्चन रीड किया. अब चलिएगा बी रोमन 1 जल्दी से पढ़िए, मैं फुल स्क्रीन करता हूं. तो जिसके पास पेज नहीं है मैं इसलिए फुल स्क्रीन में रीडिंग टाइम भी दे रहा हूं आपको. स्टार्ट रीडिंग दिस वन. वीडियो पॉज करके रीड करना जो यूट्यूब से देख रहे हो. दिस वॉज एक्चुअली इजी एंड फिर आगे पूछते हैं. क्वेश्चन में 2 पार्ट है. सब स्टूडेंट्स ने ये पार्ट तो ध्यान से देखा कि अपॉइंट कर रहा है नॉमिनी को, तो उसके बारे में बताओ. क्वेश्चन का एक पार्ट बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर दिए. द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द नॉमिनी, कि नॉमिनी के नाम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, then what will happen if you are planning to change the name of nominee, तो क्या होगा. ध्यान से देखो. and the question is of 4 marks. तो क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होगी पता है आपको? 2 marks, 2.5 marks for the nominee part and 1.5 marks for the procedure part, या 2+2 भी हो सकता है. तो सिंपल चीज एक आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नॉमिनी बनाने के लिए ओपीसी में क्या करना चाहिए था? एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए नॉमिनी को. याद आया? एज ऑफ मेजॉरिटी, अरे हाँ सर, ये फ्रेंड का एज वेज तो कुछ दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं. इंडियन सिटीजन एंड ही मे बी रेसिडेंट इन इंडिया और मे नॉट बी रेसिडेंट इन इंडिया. रेसिडेंट मे बी और मे नॉट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां इतने कम मार्क्स के लिए रेसिडेंट का डेफिनेशन देना भी जरूरी नहीं था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रॉबर्ट एज वेल एज डिंकर, मेरे को लग रहा है दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइदर ऑफ द फ्रेंड्स कैन बी रिप्लेस्ड एंड बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी. याद आया आपको? दिस विल कैरी योर 2 मार्क्स. बट नाउ माई क्वेश्चन इज, ये सब कंफ्यूज करने के लिए इसका ये सब दिया है, इतना टाइम पीरियड. कई लोग तो कैलकुलेट करने भी बैठ गए होंगे कितना डेज हुआ है, फिर बोल रहे हैं पेपर कंप्लीट नहीं हुआ. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को? प्रोसीड्यूर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ नॉमिनी, कि नॉमिनी का नाम कैसे चेंज करना होगा. ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाके इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया था. तो आई जस्ट शो यू, आपकी किताबों में भी ऐसा होगा. मैं आपको वो आंसर दिखला देता हूं नॉमिनी वाला, जो कि व्हाट वाज द प्रोसीड्यूर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ नॉमिनी. यहां पे एक सिंपल सा बात था कि अगर आप नॉमिनी को चेंज करते हैं, मेंबर विल गिव नोटिस टू नॉमिनी. ये एक्चुअली था हायर लेवल का क्वेश्चन था, दे शुड नॉट हैव गिवन. मेंबर विल गिव नोटिस टू नॉमिनी, इस पे शायद ग्रेस मार्किंग मिलेगा बिकॉज इंटर लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. मेंबर विल गिव नोटिस टू नॉमिनी एंड ओपीसी. ओके. मेंबर विल अपॉइंट न्यू नॉमिनी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस, एंड उसका कंसेंट भी न्यू नॉमिनी का पाएगा INC 4 में. लैंग्वेज मिल रहा है? मेंबर नया नोटिस देगा नॉमिनी को एंड ओपीसी को, नया नॉमिनी हम अपॉइंट करेंगे. यहां तक कम से कम आपको लिख देना चाहिए था. फॉर्म नंबर में प्रिस्क्राइब फॉर्म भी, नया नॉमिनी का भी कंसेंट पाना पड़ेगा. कुछ लोग लॉजिक से लगा दिए कि मेंबर नोटिस देगा नॉमिनी को
कि आपको हम चेंज कर रहे हैं, ओपीसी को भी नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा और उसके बाद नया नॉमिनी का सब डिटेल्स ओपीसी को देगा एंड ओपीसी आरओसी को बताएगा. So this was the procedure for change of nominee, which was not an expected question. In fact, they shouldn't have given this question at foundation level. But अगर आ गया है तो अब आपको ये एक बार पढ़ के जाइएगा कमिंग टर्म्स वाले लोग. 2 मार्क्स 3 मार्क्स का देखिए ऐसा होता है and they will give you grace mark on this particular question. That's not an issue. Okay. Next question देखिए. XYZ Limited was incorporated to hold the patent for a new product. Sir, देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन भी. Yes. It is expected to start its commercial production within the next 2 years. In the meanwhile, for timely installation, the company has placed the purchase order for plant and machinery with a down payment of 1 crore. Whether the company can go for acquiring the status of dormant company? 3 marks. तो इस पे प्लेन मीनिंग जो आपको मेरे बुक से भी आपको दिखला देता हूं, ये सेम चीज आपके डेफिनेशंस वाले चैप्टर में एकदम एंडिंग फेज में था. पेज नंबर्स आप अपने किताब का जब देखोगे आपको डेफिनेशन के एकदम एंड में, इनफैक्ट मैंने अपने टेस्ट में भी आपको यहां से क्वेश्चंस दिए हैं. You define a dormant company, you can match your company law test. Same question was given कि यहां कंपनी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनती है या होल्ड एन एसेट, कोई एसेट हम होल्ड करके रख लेंगे, या कोई पेटेंट ट्रेडमार्क जैसा कि यहां पे दिया है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एप्लीकेशन टू आरओसी. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई रेवेन्यू जिनका जनरेट नहीं हो रहा है. और कई लोग एग्जाम हॉल में पता है क्या सोच के कंफ्यूज हो गए कि अरे ये एसेट खरीदा है 1 करोड़ का तो जरूर देखिए ट्रांजैक्शन हो गया. 1 करोड़ देखकर लोग भावुक हो गए. टू माई माइंड एंड इफ यू राइट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो सेफ्टी पार्ट क्या है, हो सकता है कई लोग ये लिख दिया एसेट खरीद लिया तो अब ये डोरमेंट नहीं है. अरे अभी भी डोरमेंट है ये, बिकॉज एसेट खरीदना से आप डोरमेंट नहीं होंगे, कहीं नहीं लिखा था. नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. और यहां तो लिखा ही है इट इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एन एसेट. तो एसेट होल्ड करने से, एसेट खरीद लेने से कि हम फ्यूचर में इस एसेट को यूज करेंगे, अभी भी आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आता है. और फिर इनएक्टिव कंपनी को भी इन्होंने डिफाइन किया था, मतलब मैंने डिफाइन किया था अपने क्लास में, अगर आपको याद रहे तो वो एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हो. सो टू माई माइंड अगर आप डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिख कर आए हो इस पर्टिकुलर आंसर में, जो अपने खुद के मैट का, अपने खुद के मॉक टेस्ट का जो क्लास में दिया होगा अराउंड 22 24 जो भी पेज नंबर हो, मैच कर लीजिए. अब हो सकता है पूरा वर्ड टू वर्ड आपने नहीं लिखा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट मार्क्स. मेन आपको डेफिनेशन में बताना था कि ये आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए करते हैं. नो एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच. तो देखिए ये आपके खुद के किताब से था एंड द क्वेश्चन इज ऑफ जस्ट 3 मार्क्स. तो डेफिनेशन लिखते ही आपको 2.5 या 2 मार्क्स मिल जाएगा एंड रेस्ट हाफ आपके फाइनल कंक्लूजन के लिए आपको एलोकेट किया जाता है. तो हो सकता है लेआउट कई बच्चों का फाइनल कंक्लूजन रॉन्ग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू हैव रिटन योर याद किया हुआ डेफिनेशन यू गेट 2.5 आउट ऑफ 3. सो दिस इज अगेन अ बिग रिलीफ. तो देखिए क्वेश्चन 1 कंपल्सरी पार्ट विथ पेज नंबर्स वी हैव डिस्कस्ड. तो ये बेसिकली जनवरी बैच के बच्चों को, जून बैच के बच्चों को या कमिंग सितंबर को देखना चाहिए. जो भी करंट सितंबर बैच, अगर आपको एंजाइटी होता है, आप अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं आंसर्स देखकर, अभी भी बंद कर दो. दिस इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन आई हैव पुट. इसलिए मैंने एग्जाम के दौरान, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि एग्जाम के दौरान आंसर डाल के आपका मूड खराब करूं. आई एम अगेंस्ट दैट. ये अब फ्यूचर आपके भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग को सॉल्व करवा दीजिए, हम लोग को आंसर कैसे डेवलप करना है एग्जाम का. ऑन देयर रिक्वेस्ट आई हैव डन. एंड अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदासा होना भी चाहिए, जो हो गया सो हो गया. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कुड हैव बीन बेटर, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग. नेक्स्ट 10-15 मिनट्स और लगेंगे. फुल पेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड. वाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन, बट क्या लैंग्वेज दिया है. द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड. सुनो भाई, एक्सपल्शन पर केस स्टडी सुपर क्वेश्चन बुकलेट पे भी था. एंड एवरी ऑल्टरनेट टर्म दे आस्क, घुमा फिरा के क्वेश्चंस. एंड लिखा है द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर एक्सपल्शन. तो बेसिकली ये एक्सपल्शन पे बहुत हाईफाई क्वेश्चन है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर.
तो जो लोग पार्टनरशिप एक्ट अभी नहीं किए हैं करंट बैच में, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बट जहां तक मुझे लग रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरे बैच का हो चुका है, सो दे मस्ट बी रेडी, दे मस्ट हैव एनालाइज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। इसका क्या मतलब होता है, हाउ टू राइट द आंसर। ये 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का है। तो आज आप पूरा लॉ का अपना, जो लोग आंसर अटेम्प्ट किए, मतलब मेरे बोलने पर प्रैक्टिस के लिए कमिंग बैच वाले लोग, वो पूरा अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, दैट हाउ यू हैव रिटन, व्हाट यू शुड हैव रिटन। तो देखिए एक्सपल्शन वाला आपको मैं दिखाता हूं राइटिंग पैटर्न, हाउ एक्सपल्शन आंसर शुड हैव बीन फ्रेम्ड। मैं आपको अभी अभी चेक करवा देता हूं। सबसे पहले आप देखो, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 33 था, यहां पे बोल रहा है अगर एक्सपल्शन नल एंड वॉइड है देन क्या होता है। तो पहले अगर टाइम मिले, और 4 मार्क्स का तो आई थिंक यू कुड हैव डन। तो यहां पर देखोगे एक्सपल्शन के ग्राउंड्स आपने समझाए होंगे अगर आपने वो किया होगा। एंड इफ एक्सपल्शन इज नॉट प्रॉपर, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, ही मे क्लेम री इंस्टेटमेंट, कि मुझे वापस लाओ। ही मे sue फॉर रिफंड ऑफ हिज, मेरा पैसा सब वापस दीजिए, आप गलत तरीके से मेरे को री इंस्टेटमेंट किए हैं। यस, अंडरस्टूड, पक्का एवरीवन। तो ही कैन क्लेम री इंस्टेटमेंट, ये समझाना पड़ेगा। ही कैन sue फॉर हिज शेयर। उसके अलावा अब वो क्या लायबल रहेगा, क्या एक्सपेल्ड पार्टनर, जब किसी पार्टनर को आप हटाते हैं तो लिखा द राइट्स लाइबिलिटीज will equally apply as if he is a retired partner। तो जो जो रिटायर्ड पार्टनर को करना पड़ता है, रिटायरिंग पार्टनर जो होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है क्या वो लायबल होता है रिटायरमेंट के बाद। तो वैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखो, until public notice is given he continues to be liable। तो एक्सपेल्ड पार्टनर को पब्लिक नोटिस दे ही देना चाहिए, दैट इज बेटर। एंड बिफोर रिटायरमेंट, ये वाला लैंग्वेज भी बताना पड़ेगा आपको आंसर में, जो रिटायरमेंट के पहले वाले लाइबिलिटीज थे, सॉरी, जो एक्सपल्शन के पहले वाले लाइबिलिटीज थे उसके लिए वो लायबल रहेगा। बाकी के लिए अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन। दिस इज इन माई बुक 10.24 इन माई बुक। तो यानी इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा इस बार, अगर एक्सपल्शन गलत है तो क्या इंपैक्ट आता है, री इंस्टेटमेंट एंड स्यूइंग, एंड आपकी क्या लाइबिलिटी होती है एक्सपेल्ड पार्टनर के, उस एस्पेक्ट को यहां पर पूछ लिया है। तो दिस वाज अगेन अ गुड वन। और ये आंसर बहुत लेंदी नहीं लग रहा है मेरे को, इट इज स्टिल मैनेजेबल। तो विल आफ्टर फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर एक्सपल्शन टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन, उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। एंड इफ द अदरवाइज ही इज एक्सपेल्ड, तो अदरवाइज एक्सपेल्ड का मतलब आपको पहले ग्राउंड्स भी समझाना पड़ेगा एक्सपल्शन का, दैट इज ऑफ अराउंड 2.5 मार्क्स। एंड 1.5 मार्क्स इज फॉर द रिमेडी, कि अब वो क्या रिमेडी है अगर गलत तरीके से मैंने हटा दिया है। तो बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा, आपने देखा होगा, ये 2.5 मार्क्स बहुत अच्छे से लिखे हैं, 1.5 मार्क्स उनका डायल्यूट हो गया। इधर पे लिखे होंगे नो, यस, या, बट टिल पब्लिक नोटिस वाला पॉइंट बहुत लोग का मिस हो गया होगा। ओके, सो रिमेंबर दैट हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज बेसिकली समराइज्ड। नाउ क्वेश्चन 2A रोमन 1, मैं आपको रीडिंग टाइम दूंगा जैसे बार बार बोलते जा रहा हूं। क्वेश्चन 2A रोमन 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर बेस्ड है, से लिख भी देता हूं कौन सा एक्ट है। दिस इज पार्टनरशिप एक्ट, इसके पहले कंपनी लॉ था, उसके पहले भी कंपनी लॉ था। दिस इज योर कंसीडरेशन चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस का बहुत अच्छा लगा मेरे को तो क्वेश्चन पर्सनली, बहुत लोग उसमें प्रॉमिस में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस तक चले गए थे। चलिए क्वेश्चन 2A रोमन 1, मैं आपको एक रीडिंग टाइम दूंगा, आई विल गिव यू रीडिंग टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पॉज कर लीजिए, घर पर जो यूट्यूब से या ऐप पर देख रहे हैं पॉज कर लीजिए। ओके, आई एम अज्यूमिंग यू हैव ऑलरेडी पॉज्ड एंड रेड द क्वेश्चन, वरना आप पॉज कर लीजिएगा। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि बासमती राइस जो छत्तीसगढ़ स्टेट में हो वो मेरे लिए ग्रो किया जाए, और वो पैकिंग हो ऐसे ऐसे बैग में,
मोड ऑफ पैकिंग पूरा बताया गया था। सेलर अग्रीड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, वो क्वांटिटी ऑफ पैकिंग है ना थोड़ा अलग अलग टाइप का कर दिया, और वो भी कौन सा वाला दे दिया, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला दे दिया। मैंने तो छत्तीसगढ़ वाला मांगा था, वो भी वाइट कलर वाला बोल दे दिया, 30 kg ईच का दे दिया, और कुछ जो है वो मैंने छत्तीसगढ़ वाला ही दे दिया इन पिंक कलर बैग्स, यानी कुछ मेरा सही था कुछ मेरा अलग था। वेदर द बायर हैज द राइट टू रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस सप्लाइड, on the other hand what is the remedy available if he has to accept the entire quantity? बायर के पास क्या रेमेडी टू फुलफिल हिज अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पार्टीज, अब इसके पास क्या रेमेडी है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स। तो आई थिंक अ बिग क्वेश्चन एंड हैज गिवन ओनली फॉर 4 मार्क्स। पहले तो ये पूरे बैच को पता चल गया, यानी उन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, बहुत क्लियरली लिख भी दिया आपने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एंगल से आपको यहां पर एनालाइज करने बोल दिया है। डोंट यू फील दैट दिस इज अ क्लासिक केस? कौन सा क्लासिक केस है ये? क्वेश्चन को मैंने ऐसे अंडरलाइन क्यों किया, पहले दिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला था ये वाला डिस्क्रिप्शन का देने का, यानी कि इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन को रेफर करना चाहिए था आपको आंसर में, वहीं पे आपको थोड़ा तो मतलब मार्क्स कैच कर लेते। फिर बहुत लोग आंसर में ये लाइन मिस किए होंगे, वहां भी मार्क्स कटेगा। पैकिंग ऑफ गुड्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, पैकिंग सही तरीके से नहीं हुआ, इस पे भी आधा मार्क्स आपको मिलने वाला है, आधा से 1 मार्क्स, यानी 2 चीज का उल्लंघन है, यानी 1.5 मार्क्स इस पर है, हाफ मार्क्स पैकिंग वाले पार्ट पर भी है। तो जब इंस्टीट्यूट भी सोल्यूशन सेट करेगा या ब्रेक करेगा सोल्यूशन को, तो पैकिंग ऑफ गुड्स ये आपके आंसर में लाइन होना चाहिए, वरना हाफ कटेगा, यानी वायलेशन तो हुआ ही है। तो जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो whether buyer has the right to reject the entire quantity of basmati rice supplied by the seller, you can repudiate the contract and you can also claim for damages। आप ऐसा कर सकते हो, पढ़ के देखिए। और इसी में एक चीज और देखता हूं, आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसमें एक चीज और बताना चाहिए था आपको। डिड यू राइट दिस पार्ट? ये दोनों पार्ट आपके आंसर में होना चाहिए था। बहुत लोग इसमें एक चीज पार्ट मिस किए हैं। कौन सा? मिक्स डिलीवरी जब आपको किया जाता है, रूल्स ऑफ डिलीवरी में है, अगर मिक्स डिलीवरी कुछ आपके अनुसार है कुछ आपके अनुसार नहीं है, ही मे आइदर एक्सेप्ट द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, एंड ही कैन ऑल्सो रिजेक्ट द होल। दोनों पावर है, यानी आइदर एक्सेप्ट द करेक्ट गुड्स, आप करेक्ट गुड्स को रख लो, रिजेक्ट द रेस्ट एक ऑप्शन और है, और रिजेक्ट द होल वाला ऑप्शन भी हमारे एक्ट ने दिया है। सबको लगा कि जो सही है वो तो रखना ही पड़ेगा, नहीं हम नहीं रखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये डिलीवरी ऑफ मिक्स डिलीवरी की जब बात होती है ना, ये मेरे बुक में 9.20 में दिया हुआ, तो बहुत लोग आंसर में ये पार्ट भी मिस किए होंगे। तो दिस पार्ट विल ऑल्सो कैरी 1 मार्क। तो मैं आपको 4 मार्क्स का ब्रेकअप दिखा रहा हूं, यानी इस बार एक फायदा है, आपका पार्ट मार्किंग बहुत अवेलेबल है, तो डरिए मत कि मेरा रॉन्ग हो गया पूरा आंसर। मिक्स डिलीवरी वाला चीज बहुत लोग मिस करेंगे कि ये मिक्स डिलीवरी आया है, कि डिलीवरी जो है गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मिक्स होकर आपके पास आई है। यू कैन एक्सेप्ट द करेक्ट पार्ट, रिजेक्ट द रिमेनिंग, और यू कैन रिजेक्ट द होल ऑल्सो। लोगों को लगता है नहीं नहीं आधा तो रखना ही पड़ेगा, जो माल सही है वो रखना पड़ेगा। नहीं, मैं पूरा भी रिजेक्ट कर सकता हूं। डिड यू गेट इट एवरीवन? मार्किंग देखा 1, 1.5 एंड हाफ। आफ्टर दिस यहां पे एक नेक्स्ट पार्ट है, और हमने जब भी क्लास में जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लिए सबके वीडियोस बनाए ब्रेक कर करके, तो ऑल कमिंग बैच स्टूडेंट्स प्लीज इन्फॉर्म देम इन इंडिया कि अगर टेस्ट वीडियोस या टेस्ट सीरीज कहीं से भी आप लेते हो तो इस टाइप के वीडियोस होना चाहिए जहां ब्रेक करके मार्क्स एलोकेशन भी बच्चे को समझाया जाए। सिर्फ टेस्ट रैंडमली चेक करके बांटने से कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ he has to accept the entire quantity, what is the remedy available to buyer if he has to accept the entire quantity? He can claim damages। अब वो ले ही लिया एक बार कि आगे हमको भी लोगों को देना है, वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट he can still claim
damages. He can still claim damages. अगर वो बेचारा कंपेल्ड हो गया, वॉलंटरली एक्सेप्ट कर रहा है, but he can still claim damages. Okay, next question, Roman 2. Start reading everyone. तो मैंने आपको बहुत ब्रेक कर करके मिक्स डिलीवरी वाली बात भी यहां बता दी जो लोग यूजुअली भूले होंगे. सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर ये कौन से टॉपिक पर है? हाँ लिखा हुआ है, ठीक है. कम टू रोमन 2. कार्तिक agreed to sell his laptop to Vasant for a price to be fixed by third party. Basically third party fixation of price इनका फेवरेट क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई. सुपर क्वेश्चन बुकलेट में भी ऐसे सेम क्वेश्चंस थे, नाम ऑफ कोर्स अलग था पर सेम टाइप के कॉन्सेप्ट्स थे. तो एक फुल पेज करता हूं ताकि बच्चे रीड कर लें पॉज करके. चलिए रीड करिए पॉज करके. वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पेजेस है मार्क्ड वाला. ये अब डन. पढ़ना शुरू करिए. स्टार्ट रीडिंग. प्राइस एक थर्ड पार्टी फिक्स करने वाला था पर लैपटॉप डिलीवरी के पहले कार्तिक सोचा नहीं बेचेंगे, और वो है ना जो थर्ड पार्टी उसके साथ कोई डिटेल्स शेयर ही नहीं कर रहा है जिसके कारण थर्ड पार्टी वैल्यूएशन फिक्स नहीं कर पा रही है. अब वसंत तो लैपटॉप मांग रहा है, उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था. अब बोल रहा हूं आपको रीजनेबल प्राइस दे देंगे, वो बोलता है नहीं बेचेंगे. अब वसंत आपको पूछता है, ये अग्रीड टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल का केस है ना. वसंत आपको पूछता है कार्तिक को तो मेरे को बेचना चाहिए. इफ ही डज नॉट अग्री टू डिलीवर, व्हाट इज द अदर रेमेडी अवेलेबल टू वसंत? एडवाइस अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक थर्ड पार्टी भी वैल्यूएशन कर सकता है प्राइस का. हम लोग ये पढ़े थे कि प्राइस या तो फिक्स्ड हो कॉन्ट्रैक्ट में या इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज अलाउड. थर्ड पार्टी वैल्यूएशन अलाउड हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. बट अगर आप थर्ड पार्टी के साथ डिटेल्स ही शेयर नहीं करते हैं और ऐसे सिचुएशन में वो प्राइस फिक्स ही नहीं कर पा रहा है थर्ड पार्टी, then in that situation the party which is not in default can sue the other party which is in default, who is in default. तो कार्तिक के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है. What is the remedy available? तो इसमें आंसर आपको दिखाता हूं मेरे ही किताब में. ये सेम क्वेश्चन, मतलब दो टर्म से इसी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को लोग बार बार पूछ रहे हैं. आई थिंक दे लाइक इट एंड नाउ इज द रिपीटिंग क्वेश्चंस कंसेक्यूटिवली. सो बहुत ध्यान रखिएगा. इस पेपर को तो बहुत अच्छे से करना चाहिए. नेक्स्ट टर्म वाले लोगों को भी सेम आ जाएगा अगली बार, सेम क्वेश्चन. ये देखिए, वे थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग, ये पॉइंट पेज नंबर 9.9 है मेरे मैट की. इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम making the valuation by the fault of the seller or the buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default. लैंग्वेज दिख रहा है, हम damages के लिए सूट फाइल कर सकते हैं. पक्का एवरीवन? अगर लैपटॉप डिलीवर हो गया होता तो मैं यूज कर रहा होता और एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ता, पर यहां तो अब लैपटॉप भी नहीं दे रहा है तो आई विल फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस. ये डिफॉल्ट हुआ है मेरे साथ बेसिकली. ओके, सो दिस वाज अ वेरी इजी वन. तो यहाँ पे बहुत लोगों का राइट हुआ होगा, बट स्यू फॉर डैमेजेस वर्ड अगर आपने नहीं किया है, और दोनों में से कोई पार्टी की भी फॉल्ट नहीं. बेसिकली सेक्शन नंबर 10, अगेन आई एम टेलिंग, नंबर पे कोई मार्क्स नहीं है, वो बस ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द पेपर पर एक इम्पैक्ट करता है. Now, referring to the provisions of Companies Act, answer the following. Corporate wheel fails to protect the members from the liability connected to company's action. Give 3 cases. Explain 3 cases. Wow, 5 marks. वहीं पर है, अंदर ही. चले जाइए कॉल करके. सॉरी. So, corporate wheel का ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको पता चला? इशारा मिल गया. Lifting of corporate wheel. कौन कौन से केसेस हैं? 3 केसेस बोल रहा है. मैं बताऊं 3 केसेस के नाम.
when the companies are formed only for tax evasion, अरे yes, where the company is formed to defraud someone, तो टैक्स इवेजन के लिए डिनशॉ मैनेकजी पेटिट वाज अ वेरी फेमस केस, डिफ्रॉडिंग के लिए जोन्स वर्सेस लिपमैन, या when the company is formed to avoid some legal obligation and the company is a mere sham, Guilford Motor Company Limited versus Horn. So this is really very important. अगर आप केस लॉज भी एक्सप्लेन किए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको केस लॉज भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, सिर्फ पॉइंट्स लिख के आए हो तो आपको 2.5 या 2 मिलेगा। केस लॉज को भी समझा के आए हो, अगर आपके पास उतना टाइम था तो you'll get 5 out of 5. सिर्फ writing these 3 points, tax evasion and all these things will give you 2 out of 5. Now what is the effect of memorandum and articles when registered? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, इस टाइप का एक जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, दैट इज बेसिकली कंटेंट कि रजिस्ट्रेशन से क्या इंपैक्ट आता है। आई जस्ट शो, अगर यहाँ पे वो लाइन मेरे को अगर मिल जा रहा है, अभी देख लेता हूँ कि व्हेन यू रजिस्टर देन व्हाट इज द इंपैक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि रजिस्ट्रेशन के बाद माना जाता है एज इफ कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स ईच अदर, वो वाले लाइन लिखने थे आपको, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स एंड मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी। आपको कंपनी का पता चल जाता है कि दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो दीज सिंपल थिंग्स आर वेर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जैसे ही ये तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो था कि मेमोरेंडम का बनने के बाद क्या इंपैक्ट आता है, तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन जो भी हमने आपको डिस्कस कर लिया था। दे बाइंड द कंपनी, देखो लैंग्वेज सेक्शन नंबर 10 में, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड दे बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट, कैन यू गेट इट, as if they have been signed by the company and by each member, and now company has to comply with all the provisions, जैसे कंपनी ऑब्जेक्ट लॉस के बियॉन्ड नहीं जा सकता, या आर्टिकल्स में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, नाउ दे हैव टू ऑब्जर्व द कंप्लायंस ऑफ दीज प्रोविजंस। तो ये 2 मार्क्स बहुत लोगों का रॉन्ग होगा, बिकॉज ये बोरिंग लाइन यूजुअली हम रिटेन नहीं कर पाते, that memorandum and articles when registered they bind the company and the members as if they have been signed by the company and by each member, and it contained covenants, some clauses, and company has to follow those things, company object clause के beyond नहीं जाएगा। फिर members को भी पता होता है कि company अगर beyond जा रहा है then they can take an action and injunction against the company। इस टाइप की बातें, हम generalized answer भी लिख सकते थे, but basically they were talking about this particular section। तो इसमें बहुत लोगों को हाफ ही मिलेगा आउट ऑफ 2, बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू राइट दिस बोरिंग लैंग्वेज। ओके, आगे देखिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट आंसर द फॉलोइंग। अगेन दीज वर अनकॉमन क्वेश्चंस ऑफ एलएलपी, आई एम टेलिंग यू। लोग यूजुअली एलएलपी से वो डिफरेंस पढ़ के जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाते हैं। नाउ क्वेश्चन है, एलएलपी को क्या कंपल्सरीली कब नाम चेंज करना पड़ता है? थोड़ा सा याद आ रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आते हैं कि आपका नाम आइडेंटिकल है एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी या कंपनी के साथ, तो आपको नाम चेंज करना पड़ता है। एक टाइमलाइन होता है शायद 3 months का, विद इन दैट टाइम यू हैव टू रेक्टिफाई योर नेम, एंड आपको नहीं करते हो तो क्या, अब क्वेश्चन में लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मिसिंग आउट सम पार्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लायंस एक पार्ट है इसका और एक पार्ट है एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार फिर खुद नाम अलॉट कर देती है आपको इफ यू आर ए डिफॉल्टर कंपनी। तो लोग है ना थोड़ा बहुत बताए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नाम आइडेंटिकल या रिजेंबल है, पीपल हैव फॉरगॉटन इन देयर आंसर कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट। फुल पेज कर दीजिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, लैंग्वेज याद रखिएगा। तो यहां इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होगी? दिस पार्ट विल हैव 2.5 मार्क्स, दिस पार्ट विल हैव 1.5, और दे कैन ऑल्सो फ्रेम, जब मॉडल आंसर्स इंस्टीट्यूट रेडी करेगा दे कैन मेक इट 2 and 2, तो ये भी याद रखिएगा। तो बहुत लोगों का कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट मिस हुआ है, तो एंड दी कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट एक्चुअली इंटर लेवल पर ज्यादा पूछना उचित था, बट दे हैव आस्क्ड, सो दे हैव आस्क्ड। एंड व्हाट इज अ स्मॉल एलएलपी? बहुत लोगों का ये रॉन्ग हुआ है, पीपल हैव रिटन स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, यहाँ पे पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर के फिगर्स भी अलग थे,
दे वर नॉट लाइक स्मॉल कंपनी। तो मैं आपको एक बार दोनों आंसर आई जस्ट शो इट टू यू। एक बार एलएलपी के दोनों आंसर्स आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखोगे चेंज ऑफ नेम वाला बात जो मैंने बोला ना, एलएलपी के साथ आपका नाम बहुत सिमिलर हो रहा है कंपनी के साथ, और बहुत लोग ने ये आंसर मिस किया होगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो शायद अगर चेकिंग प्रॉपर नहीं हो तो मार्क्स मिल भी जाए। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ भी अगर आपका मैच करता है तो सीजी डायरेक्शंस देता है, 3 महीना के अंदर आपको कंप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करते हैं चेंज तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, देखो लिखा हुआ है सीजी विल अलॉट अ न्यू नेम टू एलएलपी। वाह, ये भी राइट है अपना, पक्का एवरीवन। तो ये एलएलपी के उसमें आप देख लीजिएगा, बट ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन इंटर में पूछने लायक था, दे शुडंट हैव आस्क्ड इन फाउंडेशन, पर ठीक है। और ये जब भी नाम वाम चेंज होता है तो इनको 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ता है, और साथ में सीजी का ऑर्डर भी देना पड़ता है कि देखिए ऑर्डर के कारण हमने चेंज किया था। विद इन 15 डेज दे हैव टू इन्फॉर्म आरओसी दैट द नेम हैज बीन चेंज्ड। पर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, देखो आप स्टूडेंट ने ये पोर्शन में, अगर ये फर्स्ट पार्ट को मैं 3 मार्क्स का भी दे सकता हूं, एलएलपी और कंपनी के साथ सिमिलर है, फर्म के साथ सिमिलर वाली बात यहां नहीं लिखी है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 3 महीना के अंदर कंप्लायंस करना होगा इस ऑर्डर का। बहुत लोग ये मिस किए होंगे, बहुत लोग ये भी मिस किए होंगे फिर कि एलएलपी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कि देखिए हमारा नाम चेंज हो गया, आपने जो बोला था। 15 दिन वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम भी लिख सकते थे। एंड डिफॉल्ट वाले में ये आंसर था कि न्यू नेम फिर सीजी इनको अलॉट कर देगा एज पर द, और नया नाम फिर इनके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे भी डाल देगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस वाज बेसिकली योर टॉपिक। नाउ इसी में एक टॉपिक और है, स्मॉल एलएलपी क्या है। नाउ स्मॉल एलएलपी क्या होता है, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन, कि स्मॉल एलएलपी एक ऐसी एलएलपी जिसमें लैंग्वेज पेड अप कैपिटल नहीं है, लैंग्वेज इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स इज 25 lakhs एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 lakhs। अब ये फिगर चेंज होता रहता है समय समय पर, एंड ये टर्नओवर विल बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है दैट इज चोजन। तो इवन दिस क्वेश्चन ऑफ स्मॉल एलएलपी वाली जो क्वेश्चन है, दे शुडंट हैव आस्क्ड एट द फाउंडेशन लेवल। एक बार बीच में आरटीपी में आया था, बट दे शुडंट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑफ स्मॉल एलएलपी। यहाँ पे इंटर लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब इस बार इन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जैसे वो ओपीसी में प्रोसीड्यूर फॉर चेंज ऑफ नॉमिनी, दे शुडंट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एट दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए था इस टाइप के क्वेश्चंस। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक सेकेंड यहाँ पे एलएलपी के पेज नंबर्स बता देता हूँ अगर मुझे अभी दिखेगा तो। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज इनके खुद के इंस्टीट्यूट मैट में, पुराने मैट में स्मॉल एलएलपी और था, आरटीपी में था, बट देन व्हेन दे केम आउट विद द न्यू मैट तो वहां पर ये सब चीज की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये सब चेंजेस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। चेंज ऑफ नेम इनके मैट में भी था, दे हैव आस्क्ड ओके, बट स्मॉल एलएलपी के क्वेश्चंस दे शुडंट हैव आस्क्ड बिकॉज इन द न्यू फाउंडेशन मैट विच दे रिलीज्ड, वहां पे स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस इन्होंने डाइल्यूट कर दिया था ऑलमोस्ट। बट ठीक है, अब आ गया है तो ठीक है, क्या किया जा सकता है। दे मे गिव यू पार्ट मार्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A पे आइए, क्या लिखा हुआ है। नाउ ये अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3A, एंड फिर यहां पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो 3A रोमन 1, ये पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल पर बेस्ड है क्वेश्चन, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, दिस इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, लिख लिया होगा अगर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड अगेन रोमन 3, रिटायर राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सेक्शन 37 पर बेस्ड है, राइट्स ऑफ रिटायरमेंट, राइट्स ऑफ
रिटायरिंग पार्टनर पर बेस्ड है। ओके, देन वी हैव अदर क्वेश्चंस लाइक बी रोमन 1, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आंसर्स जो लोग चेक कर रहे हैं या जो लोग पेपर सॉल्व किए मेरे बोलने पर, बी रोमन 2 इज कॉमन सील पर बेस्ड है, बिग बिग साइज क्वेश्चंस। तो आइए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट रीडिंग। 3A पढ़ना शुरू करिए, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। अभी हम लोग इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे। एंड सेम प्रॉब्लम हैपेंस इन इंटर लेवल। इंटर लेवल में जो लोग फाउंडेशन में सपोज मेरे से पढ़े हुए हैं, दे नो हाउ टू राइट द आंसर्स, एंड इवन जो नहीं पढ़े हुए बिफोर द इंटर रिजल्ट्स, हमेशा याद रखिएगा दैट आपको अभी से थोड़ा ओरिएंटेशन क्लियर रखना होगा। लकीली अगर फाउंडेशन क्लियर कर भी जाते हैं कि चलो लॉ में 41 आया, अकाउंट्स और इको में उठा लिए, मैथ्स में ज्यादा नहीं आता है, बट यू शुड ट्राई कि अब इंटर में ये एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, बिकॉज इंटर में लॉ जैसे पेपर्स बहुत सारे हैं। इंटर में इसलिए हम लोग हमेशा स्टे अहेड बैच चालू करते हैं। जैसे ही फाउंडेशन का एग्जाम लोग देते हैं, वो अपना स्कोर बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं, 4-5 दिन बाद ही वो इंटर के बैच को शुरू कर देते हैं हमारे साथ। स्कोर पता चल ही जाता है, जैसे लॉ के इस वीडियो को देख के आपको पता चल ही जाएगा 43 लॉ में आ रहा है, अकाउंट 67, मैथ्स 52, इको में सारे राइट है, एमसीक्यू 75। तो वी कैन ज्वाइन स्टे हेड बैच ऑफ लॉ इमीडिएटली, ताकि बेटर रिजल्ट हो सके आने वाले टर्म में। चलो स्टार्ट रीडिंग। इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग। ना गोपाल क्या किया है, राम एंड श्याम का पार्टनर, राम एंड श्याम तो पार्टनर्स हैं। गोपाल क्या किया है, अपना एक फेमस बिजनेसमैन है और गोपाल ने अपना नाम यूज करने दिया है। राम इंट्रोड्यूस करवाया गोपाल को दैट ही इज अ न्यू पार्टनर, एंड गोपाल जानता है दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, बट चुप रह गया अपने फ्रेंड के लिए। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट गोपाल was shared by Sundar with another businessman। ये लैंग्वेज ध्यान से देखो। नेक्स्ट इज सुंदर सप्लाइड द रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट। मिल रहा है आपको लैंग्वेज। एंड माधव lent 5 lakh to the firm for short period and on the understanding that Gopal is a partner of the firm। तो यहां पे गोपाल इज अ पार्टनर, यू हैव टू एक्सप्लेन पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स तो वहीं पर आपका ग्रैब हो जाएगा। आपने लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि वो माना जा रहा है कि पार्टनर है। Now, whether the person represented knows or does not know that representation has reached the person so giving credit, आपकी लायबिलिटी दोनों केस में रहेगी। Are you understanding? चाहे वो डायरेक्टली मुझे पर्सनली लगता है कि उसकी लायबिलिटी माधव के प्रति भी रहेगी। वाई? बिकॉज लैंग्वेज लिखा हुआ है वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटेड डज और डज नॉट नो कि उसका रिप्रेजेंटेशन किसको पहुंचा है, मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन से बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो ही विल बी लायबल एज अ पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो इसमें पता है कई बच्चे तो लिखे होंगे ही इज कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल, बिकॉज ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन क्रेडिट वाज गिवन टू द फर्म। मिल जाएगा उनको भी 3 में 2, बट यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। एंड चाहे वो डायरेक्टली माधव को नहीं किया था, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बट लिखा है वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटेड नोज
डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड, कहां रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाए तो भी उसकी लाइबिलिटी अब रहेगी, बिकॉज उसका रिप्रेजेंटेशन तो उसी का किया हुआ है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर Amar agreed to be liable for existing debts by an agreement signed by all partners. Old debts के लिए भी क्या liable होते हैं, and whether Amar will be liable in a suit filed by the creditor against the firm and the existing partners. क्या जो न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है वो पुराने लाइबिलिटीज को भी खुद मान सकता है कि हम रेडी है? तो अगर इसके आंसर में सभी यस लिख के आ जाएंगे कि यस ही इज लायबल, पर मार्क्स कहाँ कटेगा? आई एम टेलिंग यू, यहां पे ना आपकी लैंग्वेज एक होनी चाहिए, बहुत ढंग की लैंग्वेज। मैं बताता हूं आपको क्या लैंग्वेज होना चाहिए था। इफ टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, ये बहुत लोगों के आंसर में नहीं है मुझे पता है। इफ टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, वो कौन से दो कंडीशंस हैं? द न्यू फर्म assumes the liabilities of the old firm. ओके, ये लैंग्वेज आंसर में आना चाहिए था। And the creditor accepts the new firm as their debtor. तो पहली बार ये अजीब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा है। बहुत लोगों को हाफ मिलेगा बिकॉज वो यस लिखेंगे, बट ये दो कंडीशंस भी समझाना पड़ेगा कि आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है और न्यू फर्म assumes the liabilities of the old firm and the creditor accepts the new firm as the debtor and discharges the old firm from liability. In my book it is 10.24. हमारे किताब में ये 10.24 में पूछा गया है। मतलब जो भी पेपर सेट किया है ना, मतलब ऐसा नहीं है किसी पुराने एमटीपी आरटीपी को, लोगों के मन में एक जो था ना एमटीपी आरटीपी कर लो और लॉ में 100 में 80 ले आओ। सिर्फ एमटीपी आरटीपी नहीं, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आई एम टेलिंग यू दिस पेपर वाज a bit of a very big challenge for everyone, not a bit but a big challenge. जैसे ये लाइंस आंसर्स में बहुत लोगों के मिस हुए होंगे। 10.24 रोमन 3 ना, रोमन 3 अगेन बवाल टॉपिक। जब पार्टनर रिटायर होता है, आउटगोइंग पार्टनर, और फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने भी क्लास में किया था, तो उसको क्या क्लेम करने का अधिकार है? जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके जाने के बाद हुआ है उसमें उसका अधिकार होगा। ऑल्टरनेटिवली ही कैन क्लेम इंटरेस्ट 6% पर एनम के अनुसार ऑन हिज शेयर इन फर्म्स प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्वेश्चन में बहुत अच्छा दे दिया। 10% शेयर है इन द प्रॉपर्टी ऑफ 200 लैक्स। सो 10% ऑफ 200 लैक्स कितना होता है? 20 लैक्स। उसका 6% कितना होता है? 1.2 लैक्स आई थिंक। एक तो ये उसका अधिकार हो सकता था, और एक द फर्म कंटिन्यूज विदाउट एनी सेटलमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में एन अर्नड प्रॉफिट ऑफ 10 लैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड डे, पूरे साल भर में उसने 10 लाख कमाया, पर इस 10 लाख का 10% क्या होता है? 1 लाख। तो उसको क्या मिलने वाला है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो ड्यू टू द यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी, वो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। और दिस, तो 1 लाख या 1.2 लैक्स हम ये क्लेम कर सकते थे, और इसने क्या क्लेम कर दिया फर्म से? लैंग्वेज पढ़ो, 3 लाख रुपीज। तो ये क्लेम गलत है, तो इसका वैलिडिटी गलत है। वो सिर्फ 1.2 लैक्स तक भले ही क्लेम कर सकता है, बट यू कैन नॉट क्लेम 3 लैक्स। दिस क्लेम इज इनकरेक्ट। तो लैंग्वेज आपको यहां पे जो चेक करना पड़ेगा, 6% पर एनम लोग लिख के आए हैं, ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। और एक लैंग्वेज आपको मिलेगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर। देखो 31 मार्च 2023 को सीज किया, और ये 2024 पूरे साल भर में 10 लाख कमाया है, पर 10 लाख उसका अधिकार नहीं है। इस 10 लाख में उसका शेयर 10% है सपोज, तो 10% वो क्लेम कर पाएगा। 10% ही कैन क्लेम। पक्का एवरीवन? सो ये 3 लाख का क्लेम गलत हुआ है। नाउ क्वेश्चन बी रोमन 1। नाउ व्हाट इज बी रोमन 1? अगर आप चेक कर रहे हो, बी रोमन 1 में क्या हुआ है? आपने बोरो कर लिया, जो मेमोरेंडम में अमाउंट लिखा है उससे ज्यादा बोरो कर लिया, ठीक है?
तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, लोग बोल देते हैं वॉइड ab initio, लोग ये भी बोल देते हैं कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब आगे देखो, द बैंक रिलीज द लोन अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स 1 करोड़ एंड 4 करोड़। ऑन द ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट द कंपनी रिफ्यूज 5 करोड़ हम नहीं देंगे। द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट शोज, अब ये देखो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रहा है कंपनी हैज यूटिलाइज 3 करोड़ फॉर रीपेमेंट ऑफ इट्स लॉफुल डेट्स, और 2 करोड़ का पता नहीं है प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स जो बोरो किए वो क्या कर लिए कंपनी के बिहाफ में। तो ये जो कंपनी ने 3 करोड़ अपने ही डेट्स के लिए यूज किए हैं, फॉर 3 करोड़ कंपनी विल बी लायबल बिकॉज वो कंपनी के ही पूल में गया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आप स्टेट करोगे प्रमोटर्स की पर्सनल लाइबिलिटी होती है व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द कंपनीज एक्ट, देन इट इज वॉइड ab initio। ये सब पे आपके 2.5 मार्क्स है बेसिक और कंक्लूजन पर। और ये जो है ना कि ये जो 3 करोड़ के लिए आपकी लाइबिलिटी रहेगी बिकॉज जो आउटसाइडर है जो गुड फेथ में काम किए हैं वो तो लोन दिए हैं और आपने उसका फायदा भी उठाया है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से एक्शन लिया जाना चाहिए। दिस कैन कैरी 1.5 मार्क्स। सो दिस इज अ वेरी अगेन अबव स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये 2.5 वाला पोर्शन बहुत लोगों का राइट हुआ होगा, 1.5 रॉन्ग हुआ होगा। पार्ट मार्किंग मिलके 4 में 1.5-2 मार्क्स आप श्योरली आपको मिल सकता है, 0 नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखोगे कॉमन सील का एक बड़ा भव्य क्वेश्चन। वाओ, मतलब ऑल क्वेश्चंस आर डेंजरस, बिग साइज, जाइजेंटिक साइज क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, कॉमन सील का एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। स्टार्ट रीडिंग। कॉमन सील का क्वेश्चन क्या है पता आपको? इतना सिंपल सा बात याद रखना, कॉमन सील ऑप्शनल होता है। अगेन दिस इज एन इंटर लेवल का क्वेश्चन, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं। यहां पर शेयर सर्टिफिकेट की साइनिंग को बीच में ले आया, लोग डर गए कि यानी साइनिंग वाइनिंग कौन करता है। तो यहां क्वेश्चन है, अगर कंपनी सेक्रेटरी रहता तो उसका साइन हमें जरूरी होता, पर अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि कंपनी सेक्रेटरी अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुए हैं, तो 2 दूसरे डायरेक्टर साइन कर दिए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पोर्शन शेयर सर्टिफिकेट वाले क्वेश्चंस फाउंडेशन लेवल में वी कांट एक्सपेक्ट देम टू नो सो मच। एंड ऊपर से लिखा हुआ है, इट क्लैरिफाइड दैट द कंपनी हैज ऑप्टेड नॉट टू हैव कॉमन सील। तो कॉमन फॉर द शेयर सर्टिफिकेट्स, पहले देखो, द शेयर सर्टिफिकेट्स वर इशूड विदाउट अफिक्सिंग कॉमन सील, पहले तो लिखा है। अच्छा, द कंपनी हैज येट टू अपॉइंट एन ऑब्जेक्शन, साइनिंग को लेकर हो रहा है। अब इसमें 2 चीज है, इफ कंपनी हैज कॉमन सील then it is compulsory to impose on share certificate, affix on share certificate। पर जिस कंपनी का कॉमन सील होता ही नहीं है वहां ऑप्शनल है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कॉमन सील ऑप्शनल होता है, पर इफ यू हैव इट यू हैव टू अफिक्स इट। तो ये बहुत लोगों का रॉन्ग होने वाला है। कुछ लोग तो लिख दिए कॉमन सील लगाना ही ऑप्शनल है शेयर सर्टिफिकेट पे, ये बात भी गलत है। अगर आपके पास था तो आपको कॉमन सील लगाना चाहिए था। वैसे आजकल तो डीमैट आ गया, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है जो यहां पर अभी भी पूछा गया है, दैट ऑल्सो ऑफ इंटर लेवल। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, ये फाउंडेशन के बच्चे आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू इंटरप्रेट सो मच। मैं आपको इंटर के बुक से क्वेश्चन दिखाता हूं इसी कॉमन सील के ऊपर, कि कॉमन सील के साइनिंग के ऊपर, जस्ट 1 मिनट टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पे पूछ लिया। तो ऑल माई सिंपैथी विथ माई स्टूडेंट्स, बट यू विल गेट ग्रेस मार्किंग फॉर द लॉ पेपर दिस टाइम। ये इस पेपर में बहुत बच्चों को ग्रेस मार्क मिलेगा। इतिहास साक्षी है, जब जब पेपर टफ आया है बाहर निकल के रो रहे थे, पर एग्जाम के बाद इतने अच्छे मार्क्स आए, फिर बोलते नहीं नहीं अच्छा ही हुआ था हमारा। यू गेट गुड मार्क्स, जो लोग अटेम्प्ट करके आए हैं उनको काफ़ी अच्छा ही मिलेगा। पर मैं आपको राइट आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि सेम क्वेश्चन आने वाले हैं इन द कमिंग 2026-27 के पेपर में, तो वो बच्चे को पहले से पता होना चाहिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आई विल जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लैंग्वेज दिख रहा है, शेयर सर्टिफिकेट साइनिंग एक्चुअली सेक्शन नंबर्स 46 इंटर के सिलेबस में,
a certificate issued under common seal, if any, or signed by 2 directors or a director and the company secretary where the company has appointed CS. मतलब अगर हमारे यहां कोई 2 डायरेक्टर भी साइन करता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सीएस अगर होता तो भी कोई 2 डायरेक्टर साइन करता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, और एक डायरेक्टर और एक कंपनी का जो सीएस एंड एम्प्लॉयमेंट है वो साइन करता तो भी चल जाता, 2 डायरेक्टर्स का साइन होना जरूरी नहीं है। और सीएस अगर है और सीएस साइन नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में दिया हुआ था इट इज साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, तो वो भी सही होता अगर सीएस का, जरूरी नहीं है कि सीएस का साइन हो ही शेयर सर्टिफिकेट पे। सो दिस क्वेश्चन आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन फ्रेम फॉर माय young cute CA foundation students. It was too hi-fi for, और common seal if any बार बार लिखा हुआ था, common seal if any, याद रहेगा सब कोई को? ओके बेसिकली कॉमन सील के ऊपर ज्यादा खेल रहे थे। नेक्स्ट देखो, यहीं पर सी रोमन 1 सर्कमस्टांसेस बताइए कब ऑर्डिनरी डैमेजेस दिया जाता है, स्पेशल डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस कब दिया जाता है। वेरी सिंपल, ordinary damages can be claimed whether you have given prior notice or you have not given prior notice, but special damages can be claimed only if it is mentioned beforehand. Ordinary damages are direct loss due to breach in the ordinary course of event, उसके जो consequence होते थे, and liquidated damages are a fixed sum of money that is also mentioned in the contract beforehand as a reasonable compensation. It's a genuine pre-estimate of the probable loss. बस short में ऐसा ऐसा लिखना था, तो आई थिंक बहुत लोगों के मार्क्स यहाँ कटेंगे बिकॉज वो समेट नहीं पाएंगे, उन लोग ऑर्डिनरी डैमेजेस का फॉर्मूला दिखाने लग गए, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच, वो सब दरकार नहीं था। What are the conditions to be fulfilled to make the agreements valid without consideration? Natural love and affection में याद है, written, registered, party standing in near relation, ये सारे भी मौजूद होने चाहिए। Promise to pay time bar debt में याद है, written promise signed by the person or his agent, वो भी चलता है। तो पूरा ब्रेक करके आप जब पॉइंट्स बताओगे तो मार्क्स मिलेगा, सिर्फ वो सेक्शन 25 का वो रेफरेंस देने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू चेक वेदर यू हैव टॉक्ड अबाउट दीज पॉइंट्स और नॉट, अकॉर्डिंगली 1 या हाफ या 2.5 अपने आप को आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन था प्रिंट ध्यान से नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन जो है, राघव फाउंड गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच, फाइंडर ऑफ गुड्स पर बहुत सारे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ है। स्टार्ट रीडिंग, मैं आपको पढ़ने का टाइम देता हूँ। फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंडर ऑफ गुड्स, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी किया टू फाइंड आउट द ओनर, ओनर को पता लगाने के लिए वो ऐड भी किया है। जब ट्रू ओनर नहीं आया, देन ही गिफ्टेड, व्हेन ओनर नॉट ट्रेसेबल, तो हद हो गया, वो क्या कर दिया है, गिफ्ट कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज ट्रू ओनर नोटिस हिज वॉच, अरे ये तो किसी और के हाथ में आ गया। ही अप्रोच्ड हिम टू कलेक्ट द सेम, बट वो बोलता हम नहीं देंगे, हम तो गुड फेथ में लिए, गिफ्ट मिला है ना। राघव कौन है, फाइंडर जो है, कॉल्ड माधव एंड टोल्ड कि हमने इतना इनकर किया है खर्चा, और वो अगर नहीं दिया है देन आई विल स्यू फॉर रिकवरी, आई विल ऑल्सो रिटेन, जब तक मेरा पैसा नहीं आएगा। वो तो बात सही है, खर्चा किया तो। इवन ही कैन सेल द वॉच फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। तो आपको क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फाइंडर के पास इतने सारे अधिकार रहते हैं क्या, सीयू करने के, रिटेन करने के, सेल करने के। तो ये सिंपल क्वेश्चन उस पार्ट पर बेस्ड है कि फाइंडर के पास क्या क्या एक्शन, मतलब क्या क्या पावर फाइंडर के पास रहते हैं। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। जो फाइंडर ऑफ द गुड्स होते हैं
उनके पास क्या क्या टाइप के अधिकार रहते हैं। यहां पर ये पोर्शन बताया गया है कि फाइंडर के पास क्या क्या टाइप के अधिकार यहां पर मौजूद रहते हैं। whether they have power to sell, whether they have power to retain, पक्का? तो just a minute, I'll try to show you the answer with all sort of details. Oh, sorry. मैं आपको एक बार आंसर पूरा दिखा देता हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप अपना स्कोर भी निकाल सकते हो जो लोग घर से सॉल्व किए हैं, कमिंग बैच वाले लोग इस पेपर को। सो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि चलिए आपका सारा आंसर हो गया है। Just a second. Yes. Finder of lost goods. He can file a suit against the owner. Okay. कोई अगर रिवॉर्ड होता है तो, but he cannot sue if the owner has not basically offered the reward. He may retain the goods until compensated. He may retain the goods. ये लैंग्वेज मिला। सेल कब कर सकते हैं हम? अगर गुड्स डैमेजिंग टाइप के हो, मतलब पेरिशेबल हो, तो मैं सेल कर सकता हूं, या खर्चा जो गुड्स पे लग गया है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो खर्चा का वर्णन किया होगा तो यू हैव टू चेक खर्चा कितना रुपया का लग गया है, वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो यू डोंट हैव एनी राइट टू स्यू द ओनर for compensation. You don't have the right to sue for compensation for expenses. You can only retain the goods. आप केस फाइल नहीं कर सकते। And if you are not paying the lawful charges, लिखा है where a thing if the owner cannot be found or if he refuses upon demand to pay the lawful charges, he may sell it. बट सेलिंग इट भी कब पिक्चर में आता है? डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब आइए इसको पढ़ने के बाद हम इस पेपर में ही जो आपके साथ डिस्कस हो रहा था पेपर, लुक हियर एवरीवन, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया पेपर सेट करने वाले को, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर्स मैं बोल रहा हूं जेन्युइनली। एक पेपर मेरे को टफ लगा था पर उस टफ पेपर के क्वेश्चंस एमटीपी से आए थे। इस बार तो मतलब एमटीपी आरटीपी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देंगे, सब बुद्धि वाले हैं। Whether he can sue for recovery of lawful expenses incurred in finding the true owner. Can he retain the possession? Yes, ये तो lawful बात है, you can retain. Selling of wristwatch for recovery of expenses, 20,000 रुपया खर्चा लगा है और रिस्ट वॉच कितना का था? 1 लाख का रिस्ट वॉच है और खर्चा लगा है 20,000, तो इट इज नॉट 2/3। आई डोंट थिंक इट इज 2/3, सो नॉट लॉफुल। योर सेलिंग वाला आइडिया लॉफुल नहीं है। गिफ्टिंग द रिस्ट वॉच टू हिज सन, आई डोंट थिंक इट इज लॉफुल। आपकी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होती है कि यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द रियल ओनर। आप किसी और को कैसे गिफ्ट दे सकते हो? आप कैसे पास ऑन कर सकते हो? एंड यू कैन स्यू फॉर रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर। इसका क्या होगा कि आप क्या स्यू कर सकते हो इन फाइंडिंग आउट द ट्रू ओनर? कैन यू फाइल द सूट फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रू ओनर? अगर ये पूछा जाए आपको, आई जस्ट शो इट टू यू दैट लाइन अगेन। इसी लैंग्वेज में देखो, सूट इज अगेंस्ट द ओनर, he may retain, you can sue for a reward, you can exercise lien, पर पूरे इस पैराग्राफ में देखो, he has no right to sue for expenses voluntarily incurred, he can only retain the goods till he receives the compensation. Oh my god, तो this was again a big challenge। बहुत सारे बच्चे इसमें yes no में भी wrong लिख के आ गए होंगे,
सो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड मैं आपको बोल रहा हूं इस पेज के बहुत क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं कमिंग टर्म में, बढ़िया से आप लोग कर लेना. सो नॉट लॉफुल, यू कैन नॉट स्यू फॉर एक्सपेंसेस, यू कैन ओनली रिटेन, आप अपने पास रख सकते हो. रिवॉर्ड के लिए आप स्यू भी कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो. ओके, सो फाइंडर ऑफ गुड्स का एक अच्छा 4 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है. नेक्स्ट, वुलन गारमेंट्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रुप ऑफ विमेन टू सप्लाई वेरियस वुलन गारमेंट्स. जुलाई में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ विंटर सीजन, अग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स, हमें दे दीजिएगा अक्टूबर तक, बट स्ट्राइक के कारण दे कुड नॉट मेक द सप्लाईज. विंटर सीजन ओवर हो गया, बहुत बड़ी स्ट्राइक चल गई थी. तो क्या कंपनी कैन रिजेक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करिए. द टोटल सप्लाई बाय विमेन ग्रुप, वेदर कैन एक्सेप्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विमेन ग्रुप. तो आपको मैंने एक बार पढ़ाया था टाइम एज एसेंशियल क्लॉज. तो जब टाइम एक एसेंशियल क्लॉज होता है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म टाइमली, देन यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट. यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आपने पहले से बता दिया था कि मेरे लिए टाइम एसेंशियल है, एंड स्ट्राइक कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो टाइम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पे आंसर उस एंगल से लिखना चाहिए था. एंड अब आपके ऊपर, आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट इज योर, यू मे एक्सेप्ट, कोई कंपल्शन नहीं है. एंड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग यू मे से आई एम एक्सेप्टिंग बट आई विल क्लेम डैमेजेस फॉर डिलेड डिलीवरी. उस समय अगर आपने बोला है तो आप डैमेजेस भी क्लेम कर पाओगे. एंड यू कैन रिजेक्ट, यस, बिकॉज आपने यहां पे पहले से बता दिया था कि मेरे को पहले आ जाना चाहिए था, टाइम वॉज एन इसेंशियल पार्ट. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे कि टाइम जब इसेंशियल होता है अवॉइडेबल भी होता है, प्लस डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो. बट डिलेड डिलीवरी अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, देन यू कैन ओनली एक्सेप्ट ओनली इफ यू हैव गिवन नोटिस बिफोर हैंड कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बट आई विल ऑल्सो क्लेम डैमेजेस. चलिए, वेरी इजी. Tell the cases where a person shall be deemed to have committed an offense for dishonor of check, and what are the conditions to be complied with him for not constituting such offense. कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर्सन माना जाएगा that he has committed an offense for dishonor of check, and what conditions are to be complied with for not constituting such an offense. तो एक तो डिसऑनर ऑफ चेक एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर इसमें कुछ इंस्टेंस बता सकते हैं आप कि स्टॉप पेमेंट, चेक दे देने के बाद स्टॉप पेमेंट अगर आप करवाते हो तो इवन दैट इज कंसिडर्ड एज डिसऑनर. अगर स्टॉप पेमेंट जब करवाया गया, देखा गया फंड्स भी नहीं है अकाउंट में, तो इवन दैट इज अ केस ऑफ डिसऑनर. सो टेल द इंस्टेंसेस वेयर पर्सन विल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फॉर डिसऑनर, एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग सच एन ऑफेंस. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मस्ट प्रिपेयर वेल. ऑल चेक्स आर बिल while ऑल बिल्स आर नॉट चेक, डायरेक्ट क्वेश्चन है. एंड डिफरेंस पहले बताओगे इसमें कुछ. एक्सप्लेन द एडिशनल फीचर्स ऑफ अ चेक विद डिफरेंशिएट अ चेक फ्रॉम अ बिल. तो बेसिकली डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है. एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, योर इंस्ट्रूमेंट मे बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉमिसरी नोट, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट क्लियर. बोरिंग क्वेश्चन है. Explain the type of laws in the Indian legal system considering the Indian regulatory framework. डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो बुक का फर्स्ट पैराग्राफ था इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज सेकंड पेज, वहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था. तो देखो यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए गए, मतलब इमेंस, इतने क्वेश्चंस है कि लिस्ट ही खत्म नहीं हो रहे, मतलब इट्स ह्यूज. माय गॉड, अभी भी और 3 पेज है, देखते हैं हम. नेक्स्ट देखोगे आप, अशोक ट्रेडर. अच्छा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लॉज. लोग इस आंसर को भी मैच करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार ये सुपर क्वेश्चन बुकलेट भी दिखा देता हूं, हमारी ईपीडीएफ जो आपको भेजा गया था. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस नए एडिशन में एकदम लास्ट में एडेड था. ये देखिए, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट यहां पे भी था क्वेश्चन 3 में. एंड यहां पर
आप देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप इसी के अंदर, यस, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। माई क्वेश्चन नंबर वन वॉज आस्क फॉर 6 मार्क्स। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज। क्रिमिनल लॉ को एक्सप्लेन किया आपने, अब ये नाम ऑफ कोर्स चेंज हो गया 1 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स। सिविल लॉ, कॉमन लॉ, ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये चारों आपको समझाना था। और आप मैच कर सकते हो मेरे कलर्ड मार्किंग के साथ कि क्या क्या आपके आंसर में आना चाहिए था। अकॉर्डिंगली आपका स्कोर कैलकुलेट आप कर सकते हो, दैट आउट ऑफ 6 यू विल गेट 2 और 1, 4.5. So entire calculation and self checking can be done. Next part देखोगे आप, question 5A Roman 1, then we have 5 Roman 2, all जबरदस्त, and 5B, ये तो डायरेक्ट है 5C। चलिए एक एक करके देख लेते हैं how the things are working। पहले हम लोग एक बार इजी वाला देख लेते हैं 5B। Circumstances the court may at the suit of the partner may, मतलब court of course is interfering for dissolving a firm under the provisions of Indian Partnership Act, कि कोर्ट कैसे पिक्चर में आके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ओके, 7 मार्क्स का पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, थर्ड पार्टी के खिलाफ क्या बेलर कोई एक्शन फाइल कर सकता है। एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी, पॉनी की क्या ड्यूटीज होंगे ये पूछ लिया गया। दिस इज अगेन डायरेक्ट बट यू हैव टू थिंक अ लॉट। उसके बाद यहां पे आप आ जाते हैं पहले कि कोर्ट कैसे डिसॉल्व करेगा। तो आप देखो इस किताब में आप आंसर, क्योंकि मैच कर रहे हो, पूरा अपना स्कोर कार्ड रेडी कर रहे हो। लुक एट द आंसर, हाउ द कोर्ट कैन हेल्प इन डिसोल्यूशन। ये देखो, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट में डिसॉल्व, जब पार्टनर अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से केस हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के केसेस। इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, बिना पूछे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस कंटिन्यूअसली वर्किंग एट लॉस, एनी अदर ग्राउंड लाइक डेडलॉक। फिर इसको एक्सप्लेन भी आप करते होंगे जैसा क्लास में सिखाया गया था। एक और होता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से किस किस केस में हो सकता है। इसमें हम लोग शॉर्टकट भी पढ़े थे क्लास में, वो भी आपको याद रहा होगा। फिर एक क्वेश्चन इसी पार्ट में था, ठीक है, तो आप ये मैच कर सकते हो। इसी पार्ट में था राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी, चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक केस स्टडी पढ़ते हैं पहले, तो आइए, व्हाट इज द केस स्टडी। एनआई एक्ट के कुछ केस स्टडीज हैं, सॉरी इधर पे आ जाओ पहले। क्वेश्चन 5A रोमन 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस स्टडी है स्टॉपेज इन ट्रांजिट को लेकर। तो पहले आपको एक बात बता दूं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होता है? व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। दोनों क्राइटेरिया मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर इसी क्लास में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब पढ़ रहे थे, एक लाइन में आपको सुनाता हूं, आपको याद आ जाएगा। इफ यू आर फॉलोइंग माई बुक आई विल ऑल्सो टेल यू द पेज नंबर, and the page number is 9.35 in my book. Goods are still in transit, sorry, the transit comes to an end in following cases. Transit को define के definition पर यहां question आया है। If buyer obtains delivery before the arrival, transit comes to an end. If after the arrival carrier has already informed the buyer that I have already reached, transit comes to an end. If the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, then also transit comes to an end. तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। अंसारी ने टीवी सेट भेजा है दिल्ली वाले आदमी को, जयपुर से दिल्ली निकल रहा है। ट्रांसपोर्ट कैरियर को मैंने सामान दिया था कि पहुंचा दो, और सॉरी अंसारी ने, ए ने किसको बेचा है? बाबूराम को।
ठीक है, और बाबूराम फर्दर सेल कर दिया श्यामलाल को। ओ, सब सेल भी आ रहा है पिक्चर में, माय गॉड। ऑन रीचिंग गुड्स एट द डेस्टिनेशन बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी। जो बाबूराम है वो डिलीवरी मांग रहा है, बट चेतन रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू बाबूराम। तो मतलब यहां तो ये पता चल गया ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड। Now, that is why he failed to deliver the TV sets to Shamlal and suffered a huge loss on account of non-delivery. Ansari came to know about this. He directed Chetan to stop the delivery to Babu Ram and re-deliver the goods to him at Jaipur. मेरे को वापस दीजिए. Okay. Whether he has a right to stop the goods in transit and whether Babu Ram can claim the loss suffered due to non-delivery from Ansari. तो सबसे पहले अब इसमें दो तीन चीज है। पहले तो आप बात समझो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब अफेक्ट होता है आपको पता है। अब यहां पर है सब सेल, यू कैन स्टिल, मतलब इवन इफ द गुड्स आर सब सेल अगर हो जाता है तो भी अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लिएन एज वेल एज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, बट उसके लिए एक चीज तो जरूरी है ना कि गुड्स आपकी ट्रांजिट में हो। अंडरस्टूड? तो अगर आपकी ट्रांजिट ही खत्म हो गई है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डजंट कम इनटू पिक्चर। तो इसमें दो तीन अजम्पशन से पेपर में देखना पड़ेगा। इन लोग फाइनल सोल्यूशन सीए इंस्टीट्यूट क्या बनाता है, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। पहले तो आप थोड़ा सा स्टॉपेज इन ट्रांजिट के दो कंडीशंस बता दिए, फिर आप ये बता दिए कि सबसेल तो अफेक्ट नॉर्मली नहीं होता, अगर गुड्स इन ट्रांजिट होता है तो भी नहीं अफेक्ट होता है। अब यहां पे क्या हुआ है देखो, बाबू ऑन रीचिंग द गुड्स डेस्टिनेशन पहुंच गए थे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चेतन रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड, ट्रांसपोर्ट वाला, टू डिलीवर द गुड्स, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐसा मांग रहा होगा। तो ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड, ये बात आपको यहां समझाना पड़ेगा। ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का तो सवाल ही नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो ही फेल्ड टू डिलीवर टीवी सेट्स टू श्यामलाल एंड सफर्ड अ ह्यूज लॉस. Ansari came to know about this. He directed Chetan to stop the delivery to Babu Ram and re-deliver the goods to him at Jaipur. तो अब उसके पास, अगर मैं इस लाइन के अनुसार जाऊं कि ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड, ये बुक में कैटेगरिकली लिखा था 9.35 में इस केस को लेकर। सो नाउ आई कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लिएन बिकॉज ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड। क्वेश्चन का एक पार्ट है whether Babu Ram can claim the loss suffered from Ansari. नो 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 नो, क्वेश्चन है बाबूराम किस आधार पर लॉस सफर क्लेम करेगा। आपने तो अभी तक, मतलब बायर क्या नॉन डिलीवरी के कारण गुड्स क्लेम कर सकता है? एक मिनट होल्ड करिए, मैंने तो बेच दिया था। ही डिलीवर्ड टू चेतन, बाबूराम सोल्ड दीज टीवी सेट्स टू श्यामलाल, डिमांडेड द डिलीवरी, रिफ्यूज। यस, नॉन डिलीवरी के कारण, बिकॉज यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो उसका पेमेंट नहीं दे रहा है। ओके, सो बायर का राइट अगेंस्ट द सेलर पूछ लिया गया है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अगर बायर डिलीवरी नहीं देता है, सॉरी, अगर सेलर डिलीवरी नहीं देता है, व्हाट राइट बायर हैज अगेंस्ट द सेलर। You can sue for damages for non-delivery. So Babu Ram can sue for damages for non-delivery. एक aspect ये है इसमें. And right to stop goods in transit यहाँ नहीं है because transit has come to an end. This line was a very important determining line. यहाँ सबसेल वर्ड यूज किया है, पर सबसेल के एंगल से क्वेश्चन यहाँ फ्रेम नहीं किया है। यहाँ क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड बायर्स राइट्स अगेंस्ट द सेलर, एक एस्पेक्ट ये है, एंड राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, एक एस्पेक्ट ये है। तो अगर आपने ये सब समझाया है तब तो ठीक है, अदरवाइज 1 या 0 या हाफ ऐसा मार्क्स मिलेगा। सो देयर इज अ हाई चांस कि लोगों का सिर्फ पॉइंट बी राइट हुआ हो और ए में मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले आपको समझाना भी पड़ेगा कि ट्रांजिट माना जाता है दैट इट कम्स टू एन एंड इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन। पक्का चेक कर लीजिएगा। नाउ ये एनआई एक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये वाला देखें, और ये कुछ लीगल एयर को लेके कुछ है।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर कुछ यहाँ पर है। ये दोनों ही एनआई एक्ट के अच्छे क्वेश्चंस है, बोथ आर गुड क्वेश्चंस ऑफ एनआई एक्ट। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो यहां पे आप पढ़ोगे, एजेंट नॉर्मली अपने नाम में केस वेस नहीं फाइल कर सकता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ना, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है। याद है, फॉरेन प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स। और यहाँ पे ऑप्शंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अरे वाह, ये सब तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके बुक का। स्टार्ट रीडिंग। अरे वाह, ऑक्शन सेल, सेलर बिड करेगा बट इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना उसको कि हम अपना एक बफर रखें। यू कैन विड्रॉ बिफोर द बिड इज एक्सेप्टेड। यानी ऑक्शन सेल पिछले टर्म में भी आया था, इस बार भी आया था। तो लोग जो करते हैं ना, ऑक्शन सेल छोड़ दो, ये आ गया है, ये छोड़ दो, ये आ गया है, दे विल लैंड इन अ वेरी अनसेफ जोन अगर ऐसा काम आप करके जा रहे हो। बिल्कुल भी मत करना। स्टार्ट रीडिंग। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार, अपने आंसर्स को भी आप रेडी कर लीजिए। So yes, it is considered as coercion and it is voidable। ये इम्पैक्ट बताना पड़ेगा आपको। किसी किसी को मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट मेरे बुक में दिया हुआ, अगर याद हो तो लिख सकते हो, खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। पक्का? वेरी गुड। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स, 3 मार्क्स का दे दिया। मतलब and I'm again telling you, ये वापस repeat हुआ है, this question was again asked। so what they have recently started doing, पिछले पेपर से 15-20 मार्क्स सेम आता, तो you will not miss last term's paper। ये हैबिट हो गया आजकल इन लोग का कि नए क्वेश्चन जो पहली बार आते हैं and they see the student are not able to do, they ask again। रॉन्ग क्वांटिटी का आंसर क्या है? शॉर्ट या एक्सेस, कुछ भी हो सकता है। he may accept the same and pay at the contracted rate or he may reject। When he rejects, the seller may tender contracted quantity and the buyer is bound to accept it। Understood? ये भी लिखना पड़ेगा। तो provisions relating to delivery of wrong quantity में लोग सिर्फ क्या लिखते हैं? एक लाइन। People miss the second line। ये मेरे बुक में 9.20 में है, तो बहुत लोगों को यहाँ 1.5 या 2 मिलेगा। They will not get 3। और एक पॉइंट याद रखना, दिस रूल विल अप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। ये भी आपके आंसर में लिखा हुआ होना चाहिए। Oh, this finishes? Okay, wait। अब ये एनआई एक्ट के 2 क्वेश्चन और एक यहां पे भी कुछ बचा हुआ था, आइए ये मिलके कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग। देखो, एन इंडियन कंपनी इज अ ग्लोबल लीडर फॉर पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस। द इंडियन कंपनी ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज on Manish, a resident of Mumbai, who accepted bill at Mumbai payable to the exporter in US, whether it is inland or foreign। वाह, फेवरेट क्वेश्चन है। ये इनलैंड नहीं है, ये फॉरेन है। बिकॉज इनलैंड का लैंग्वेज क्या था? इट इज ड्रॉन और ड्रॉन इन इंडिया। एंड ऑप्शन था, रुको 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 रुको, चेक कर लेते हैं, हड़बड़ाते नहीं है। इंडिया में ड्रॉन होना चाहिए, एंड में 2 ऑप्शन था, या तो पेबल इन इंडिया हो और अपॉन अ पर्सन इन इंडिया हो। तो यहां पे चेक करो, यस, इनलैंड हो जाएगा, चाहे पेबल इन यूएस दिखा रहा है, बट इट इज ड्रॉन अपॉन मनीष, अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई, तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। पर आपको पहले डेफिनेशन पूरा समझाना पड़ेगा। डेफिनेशन समझाने पर आपका 2 मार्क्स है, कंक्लूजन पे 1 मार्क्स है। कि यहां पर ड्रॉन इन इंडिया है ना, वो चेक कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट। यस, ओके, बट पेबल कहां हो रहा है? इन इंडिया हो
या इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया, चाहे फिर पेबल बाहर हो तो भी चलेगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को फिर से फ्रॉम आर सुपर क्वेश्चन बुकलेट। ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पे भी भर्ती थे। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पे देखो लैंग्वेज नंबर 1। सेकंड पेबल इन इंडिया तो दिखाई दिया, पर इसमें 2A एक ऑप्शन है, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिड इन इंडिया, ये भी इनलैंड माना जाएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन बुकलेट में भी थे। ओके उसी तरह आप देखोगे यहां पर लीगल एक्सचेंज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अमन ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज। ए बी पर ड्रॉ किया बिल, बी एक्सेप्टेड द बिल जो कि इसको पेबल था, और इसने आगे इंडोर्स कर दिया। गगन ने भी इंडोर्स कर दिया टू आकाश to be delivered next day. However, on the death of Gagan on the same day, his only son delivered the bill to Akash on the next day, जैसा पिताजी बोल के गए थे। Okay. On presenting, Baban refused to pay. तो यहां पे क्या पूछ लिया? Importance of delivery in negotiation. तो what happens when a bill is payable? मतलब when it is an order instrument, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्यों है बताइए? बिकॉज ये पेबल टू अ पर्सन, नाम लिखा हुआ है, एक तो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में याद रखिएगा व्हेन इज द एंडोर्समेंट या नेगोशिएशन कंप्लीट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, तो उसके जीते जी डिलीवरी हो जाना चाहिए था। तो मुझे पर्सनली लगता है वेदर आकाश कैन इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ बिल अगेंस्ट बबन और द प्रीवियस पार्टीज, ऐसा सेम एक फ्लो हमने क्लास में भी देखा था कि इधर से बिल इधर आया, इधर से बिल, याद है मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन वाज अ अबव स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये उसी पर सेम टाइप का बेस्ड है। पहले तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी बताना होगा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कब होता है, बेरर इंस्ट्रूमेंट में कब होता है। तो एक मिनट में आपको दिखलाता हूं, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हम लोग वापस से वो वाला पोर्शन देखेंगे। सप्लीमेंट बुक में एनआई एक्ट में ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स वैलिड एक्सेप्टेंस में भी यही था। जस्ट अ सेकेंड। नेगोशिएशन में डिलीवरी, ओके, और फिर एक वर्ड आता है बाय एंडोर्समेंट। ओके, आप एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों होना चाहिए था और आपके जीते जी ये एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। सो दिस एस्पेक्ट, और इसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार किए, तो वी हैव टू प्रॉपरली रिवाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारा एस्पेक्ट बताना पड़ेगा कि यूजुअली व्हाट हैपेंस, प्रायर पार्टीज आर लायबल। प्रायर पार्टीज को जो होल्डर होता है, होल्डर कैन स्यू द प्रायर पार्टीज, जो भी प्रायर पार्टीज लायबल होते हैं उनको होल्डर स्यू कर सकते हैं। दैट एस्पेक्ट हैज टू बी एक्सप्लेन। तो कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ कुछ एस्पेक्ट समझाया है, हो सकता है 4 में 4 ना मिले, बट यू विल गेट अ partial marking on this. And rights of bailor against wrongdoer and duties of pawnee बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये हेडिंग के साथ, ये आप देख सकते हो। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन और है 5A रोमन 1। स्टार्ट रीडिंग। अशोक नाम का आदमी, वो कैमरा दे दिया है किसको? मंगेश को, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पर। मंगेश राहुल को दे दिया, पर राहुल को कैसे दिया है? कैश ओनली। तो मंगेश की तरफ से सेल वैसे माना जाएगा, ही इज एक्सेप्टेड। राहुल क्या कर दिया है? विशाल को दे दिया है रिटर्न बेसिस पर। द कैमरा वॉज इन द पोजेशन ऑफ विशाल, इट वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट। ओके,
अब ये भी इनका एक फेवरेट क्वेश्चन, हर बार दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, बताइए वेदर मंगेश, राहुल और विशाल आर जॉइंटली लायबल टू द पे द प्राइस टू अशोक। क्या सबकी जॉइंट लाइबिलिटी है या कैसी लाइबिलिटी है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहले आपको बताना पड़ेगा ओनरशिप किसके पास था। अशोक ने मंगेश को दे दिया, तो अशोक जो है ना वो किससे मांग सकता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अशोक का किससे है, मंगेश से है, ऐसे समझाना होगा। फिर मंगेश राहुल को दे दिया, तो राहुल का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे है, इसके प्रति है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एनालाइज करिए, वेदर मंगेश, राहुल एंड विशाल आर लायबल टू पे द प्राइस ऑफ कैमरा टू अशोक। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है इस सिचुएशन में, अभी राहुल ने विशाल को कैसे दिया वो देखिए। द कैमरा वॉज इन द पोजेशन विच इज लॉस्ट बाय थेफ्ट दो ही एक्सरसाइज ड्यू केयर। सेल और रिटर्न बेसिस पर राहुल ने डिलीवर किया विशाल को, तो ओनरशिप विशाल को तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, रिस्क ट्रांसफर्स विद ओनरशिप, तो राहुल शुड बेयर द लॉस। अंडरस्टूड? तो विशाल इज नॉट लायबल टू राहुल, पक्का। फिर देखिए मंगेश एंड राहुल का क्या होगा, राहुल इज लायबल टू मंगेश, मंगेश इज लायबल टू अशोक। ओके, तो इस तरीके से आपको एक रिस्क ट्रांसफर विद ओनरशिप एंड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे एक लैंग्वेज था। व्हेन इज योर ओनरशिप ट्रांसफर्ड, व्हेन इट डज एनी अदर एक्ट विच इज कंसिडर्ड एज इफ यू हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप। अगर आप किसी और को सेल कर रहे हैं मतलब आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एस्पेक्ट भी यहां पर देखना पड़ेगा। तो चलिए एक 2 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मैं दे रहा हूं, आई एम हियर ओनली। एक दो क्वेश्चन और पेंडिंग थे वो भी करवा दूंगा। स्टार्ट रीडिंग। आइए, तो 2 क्वेश्चंस और यहां पर हमें देखने को मिले हैं, आई जस्ट शेयर इट विथ यू। एक क्वेश्चन आया था अभी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला, उसका आंसर को हमने 2 एंगल से लिखना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का आंसर कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट एजेंट ऑफ डिसीज, सो दे कैन नॉट कंप्लीट द डिलीवरी एंड मेक द डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिव। बट अगर वो इंटेंशन के अनुसार ही कर रहे हैं, ऐसे भी अगर वो जिंदा रहता तो भी वो भी नेक्स्ट डे देता और ये भी नेक्स्ट डे दे रहा है, देन ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो किया गया है दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी मच वैलिड। याद रहेगा आपको? तो इसके आंसर्स 2 आंसर्स होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंस्टीट्यूट का एक पैराग्राफ है इफेक्ट ऑफ डिलीवरी इंस्टीट्यूट मैट में, उसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पर ड्यूटीज ऑफ पॉनी, तो पॉनी आर नथिंग बट बेली होते हैं। तो जो जो बेली के ड्यूटीज होते हैं लाइक नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, रिटर्न द गुड्स आफ्टर गेटिंग द पेमेंट बैक, नॉट टू मिक्स द गुड्स विद समवन एल्सेस गुड्स, वो सेम जो ड्यूटीज ऑफ बेली है वो पॉनी है, सेम है। राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तो बेलर सपोज राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तो जो जो ओनर कर सकता था वो बेलर भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। दिखाता हूं मैं आपको कहां दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन आया था इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स होंगे, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप इंडेमनिटी होल्डर हैं, तो इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स होंगे ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो आई जस्ट शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड। वो बुक कहां गई, 1 मिनट में आपको दिखला रहा हूं। ये देखिए राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, एकदम फर्स्ट पेज जो इंडेमनिटी वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी जो पॉलिसी लिया है या जो जिसको भी आप कोई चीज का कंफर्ट दी इंडेमनिटी, ही कैन क्लेम ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट एंड ऑल सम्स व्हिचएवर ही हैज पेड। तो ये मैच कर लेना आपके आंसर में है या नहीं है। एंड और एक क्वेश्चन है कि वो जो बेलर है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, व्हाट कैन बेलर डू अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी। तो आप देखो बेलर क्या कर सकता है थर्ड पार्टी, अगर रीडिंग कैटेगरी का था, पर सोचो कई बार रीडिंग कैटेगरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। इफ अ थर्ड पर्सन बिना कोई कारण मेरे से बेली से सामान लेके चला जाता है, ओके, या बेली को इंजरी को पहुंचा रहा है, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, तो बेली भी यूज कर सकता है सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड। एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, तो ये बेली का एस्पेक्ट समझा रहा है।
बेलर तो ऑफकोर्स एक्शन लेगा ही उसके गुड्स को अगर लॉस कर रहा है। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। और ये सूट जो है बेलर एंड बेली कोई भी ला सकता है, मतलब बेली ला सकता है, वो एक देखने लायक पॉइंट है। बेलर तो लाएगा ही, उसका सामान है। बेकार क्वेश्चन। फिर अगर एक्स ने डिलीवर किया टीवी टू वाई फॉर रिपेयर्स, तो एक्स बेलर है, वाई बेली है। जेड जबरदस्ती ले गया टीवी वहां से, तो सूट कैन बी ब्रॉट आइदर बाई एक्स और वाई, एंड इफ वाई फाइल्स द सूट ही विल हैंड ओवर द अमाउंट रिसीव्ड टू एक्स, क्योंकि टाइपराइटर या जो भी टीवी था वो किसका था, एक्स का था, आफ्टर डिडक्टिंग द रिपेयरिंग चार्जेस। तो ये बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन था। आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन, और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी रॉन्ग था। दे शुड हैव हाइलाइटेड राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग पार्टी। जो पेपर सेट किया बस वो हेडिंग देखा है, हेडिंग भी ठीक से नहीं देखा है, राइट ऑफ बेलर अगेंस्ट थर्ड पार्टी लिख दिया। बेलर तो ऑफकोर्स करेगा ही, बिकॉज ज्यादातर हम लोग बेलर को यहाँ, उसका तो अधिकार है ही। हाईलाइट करने वाला बात ये था कि बेली के क्या राइट्स आ जाते हैं अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर थर्ड पार्टी। तो ये आपके बुक में आप देखना, राइट्स ऑफ बेली के नीचे वाला पैराग्राफ है। तो दिस वाज अ लिटिल वियर्ड, तो ये लोगों का ब्लॉक हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल क्वेश्चन में इतने सब पार्ट्स है ना कि बहुत पोर्शंस आपके राइट भी होंगे। तो इस पेपर का नेगेटिव है कि बहुत सब पार्ट्स है, पर एडवांटेज सब पार्ट्स का क्या है, बड़े क्वेश्चन में इन लोग क्या कर रहे थे, 7 में से 2 देके छोड़ रहे थे। यहाँ पे क्या 3 2 3 ऐसे ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन है, तो सब में भी आप 1.5 पाते हो, तो आपके मार्क्स ज्यादा ही आ जाते हैं कलेक्टिवली। तो देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। बड़े वाले में क्या कुछ प्रॉब्लम होता है, जब 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, रॉन्ग होते ही 0 मिलता है। यहाँ पे क्या सीधा 7 का नहीं है, 3 का है, 4 का है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस राइट भी होते हैं, बहुत सारे स्टेप मार्किंग में आप मार्क्स भी कमांड कर पाते हो। तो यू हैव अ गुड वे टू प्रेजेंट योर आंसर। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी वाला भी याद रहेगा आपको आंसर। ओके, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। हेलो, या देयर इज वन मोर क्वेरी। ये वाले में आप देखिए, यहां पे क्या हुआ है, देखिए ओनर कौन था पहले, मंगेश ओनर कैसे बन गया, बिकॉज जब वो आगे राहुल को भेजा तो ओनर बन गया। राहुल भी आगे क्या किया, देखिए यहां पे देखो लिखा, आफ्टरवर्ड्स राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब ओनरशिप राहुल के पास चला गया। नाउ द कैमरा वॉज इन द पोजेशन ऑफ विशाल which was lost by theft though he exercised due care for safety। तो देखिए मेन लाइबिलिटी अभी लास्ट में क्या है, राहुल की है। राहुल की लाइबिलिटी किसके प्रति है, मंगेश के प्रति। मंगेश की लाइबिलिटी किसके प्रति है, अशोक के प्रति। तो क्वेश्चन ये है, वेदर मंगेश, राहुल एंड विशाल आर लायबल टू पे द प्राइस ऑफ कैमरा टू अशोक। समझ में आ रहा है आपको, मतलब विशाल की जो भी लाइबिलिटी राहुल के प्रति, अभी ओनरशिप किसके पास नहीं गया है, राहुल के पास, विशाल के पास नहीं गया है। तो हम लोग राहुल और मंगेश के एंगल को यहां पे कवर करेंगे। पढ़ के देखो वापस। ऑफ गुड्स एक्ट में वेदर मंगेश, राहुल और विशाल, अब इनका राहुल की लाइबिलिटी मंगेश की तरफ है, मंगेश की लाइबिलिटी अशोक की तरफ है। अब ये जो लाइन यहां पे लिखा हुआ, द कैमरा विच वॉज इन द पोजेशन ऑफ विशाल वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट, राहुल डिलीवर्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अशोक को जो भी मांगना है, अशोक मांगेगा मंगेश से, मंगेश मांगेगा राहुल से। मंगेश जो है, अशोक जो है राहुल से भी नहीं मांग सकता, बिकॉज ओनरशिप ऑलरेडी वो मंगेश के साथ उसका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सो फाइनली ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आई थिंक वी हैव डन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहां पर हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से। हाँ, यहाँ पे आपसे सेक्शन 138 ऑफकोर्स समझाओगे, क्वेरी आ रही थी कि क्वेश्चन नंबर
इसमें क्या समझाएंगे ये एनआई के इस क्वेश्चन में, वी विल एक्सप्लेन 138। नंबर नहीं लिखने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, दैट डजंट मैटर। सो दिस कंप्लीट्स योर फाइनली अ बिग थिंग। अच्छा, ये एजेंट वाला जो क्वेश्चन था वो भी लोग बोल रहे हैं दिखला दीजिए, तो मैं एजेंट वाले क्वेश्चन को भी आपको यहां पर विथ रेफरेंस ऑफ पेज नंबर्स यहां दिखला दे रहा हूं। एजेंट वाला ये क्वेश्चन कि व्हेन आर एजेंट्स कंसिडर्ड टू बी लायबल पर्सनली, ये भी आप अभी अभी देख लो मेरे से, ताकि आपका पूरा स्कोर आपको पता चल जाए कि आपको लॉ में इस बार कितने मिल रहे हैं। आई जस्ट शो इट टू यू। एजेंट वाला ये क्वेश्चन, एजेंसी में सेम क्वेश्चन विद द सेम हेडिंग आपको यहां पर अपने अपने पेज में मिल जाएगा। आई जस्ट शो इट टू यू एंड शेयर विथ यू। यस, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज, 5 पॉइंट्स भी मार्क था और मैंने 3 मार्क्स बोला था, इन्होंने भी शायद 3 का ही दिया है। फॉरेन प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, नॉन कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, कस्टम्स और यूसेज एंड द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। 5 में से आप 3-4 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। सो यू कैन क्रॉस चेक टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव रिटन लेआउट। सो दीज वेर सम सजेस्टेड आंसर्स। अब सीए इंस्टीट्यूट फाइनल सोल्यूशन जब रेडी करता है तो थोड़े बहुत आंसर 1-2 जगह उनके अजम्पशन के कारण चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल दीज आर द लाइंस ऑन विच योर आंसर्स विल बी चेक्ड। तो जो भी अपकमिंग जनरेशन वाले बच्चे हैं जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इस पेपर को डिटेल में आपको चेक कर लेना चाहिए लिखने के बाद, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। एंड कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में पेपर 100% राइट नहीं हो सकता। अगर आपका पेपर 82-85 मार्क्स का भी सही लाइंस पर है, 17-18 मार्क्स रॉन्ग भी है, पर 82 में से आपने जो भी लिखा है वो कम से कम 70% परफेक्शन से लिखा है, तो यू आर स्टिल गेटिंग 55। अब तुम 80 में भी एकदम 20% टाइप का आंसर लिखोगे, देन यू कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट विच यू ऑल वांट टू क्रॉस। सो वी मस्ट ट्राई टू इंप्रूव। तो 80 में 56 भी आ जाएगा, 8 मार्क्स छूटा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स की अगर स्कोर पता चल गया है, इको में 75, लॉ में 65, या इको 75, लॉ चलिए थोड़ा खराब हुआ 42, अकाउंट्स 56, मैथ्स 49, यू कैन स्टार्ट योर स्टे अहेड सीए इंटर प्रिपरेशन बैच। आप कॉल करके जान सकते हैं, स्पेशली इस टर्म में टाइम कम रहता है, तो आपको पहले से फाउंडेशन एग्जाम देते ही स्टे अहेड बैच। वहां व्हाट इज स्टे अहेड बैच नाउ डेज, दैट इन द रनिंग लॉ सीए इंटर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं एक फ्रेश किताब, फ्रेश बुक से। उसी बैच में साथ साथ में आप शुरू कर देंगे, जहां पे आपको एक एडवांस पेमेंट एक छोटे से अमाउंट का देकर आप शुरू कर सकते हैं, विच इज रिफंडेड, not refunded, which is adjusted even if someone doesn't clear in this attempt, it can be carried forward to the next term. Okay, and you can pay the balance after giving your after declaration of results. तो ये मैंने clarification उसने दिया because कई लोग पूछ रहे थे कि stay ahead batch कब होगा foundation के exam के बाद। It happens every term. Whoever is using this video can understand that what is the meaning of stay ahead batch. Thank you so much. Goodbye.